हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम रिवीजन करेंगे इनकम टैक्स में चैप्टर इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी। कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब पेयर एंड पे, देने वाला और लेने वाला, जिसको मिल रहा है, तो पेयर एंड पे का जो रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई भी अमाउंट यदि रिसीव होगा किसी भी फॉर्म में, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स, वो सारे अमाउंट किसके अंदर टैक्सेबल होंगे? इनकम अंडर द हेड सैलरी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से पेमेंट से जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाते हैं, एक बार क्लेरिफिकेशन के पर्पस के लिए अपन कुछ केसेस देख लेते हैं। नंबर वन, प्रोफेसर। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जॉब करते हैं और आप एज ए प्रोफेसर यदि आप जॉब करते हैं, तो जो भी आपको वहां से सैलरी और रेम्युनरेशन मिलेगा वो किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। और सेम ये अपन ने देख लिया था कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट मिलेगा वो किसके अंदर जाएगा? सैलरी के अंदर जाएगा। डायरेक्टर, डायरेक्टर का पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर टू, यदि डायरेक्टर यदि जॉब करते हैं, डायरेक्टर यदि मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल टाइम डायरेक्टर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल टाइम डायरेक्टर को जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाएगा, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यदि डायरेक्टर को सिटिंग फीस यदि मिलती है अलग से, तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किसी और कैटेगरी में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाता, उनको भी जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाते हैं, उनको जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर फोर्थ, दैट इज अ मैनेजर। मैनेजर को कंपनी या जो भी एम्प्लॉयर से जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा, चाहे वो एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो या जो भी रेम्युनरेशन मिले, तो वो भी किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि मैनेजर को भी मोटिवेट करने के लिए बहुत बार प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज या टर्नओवर का परसेंटेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक है, ये तो वो एम्प्लॉई, पार्टनर ऑफ ए फर्म। पार्टनर को बोलने के लिए बोला जाता है कि उनको सैलरी दी जा रही है, ऐसा आपने अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा। लेकिन पार्टनर आर द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर को जो भी सैलरी, फीस या कमीशन, जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा वो किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। सैलरी के अंदर कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर सिक्स, जो भी एमएलए और एमपी है, तो एमएलए और एमपी को भी जो मंथली भत्ता मिलता है, जो भी रेम्युनरेशन मिलती है, वो भी कभी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम other sources. Point number 7, ट्रेजरर ऑफ ए बैंक। यदि आप बैंक के ट्रेजरर हो और यदि एज ए ट्रेजरर यदि आप जॉब करते हो, यदि आप एम्प्लॉय हो, तो जो भी आपको रेम्युनरेशन मिलेगा तो किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। पर्सन कैरी ऑन ए प्रोफेशन और वोकेशन, यदि आप कोई प्रोफेशन या वोकेशन यदि आप कैरी ऑन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, दैट इज इनकम फ्रॉम टिप्स। यदि कोई भी वेटर किसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है और रेस्टोरेंट वाला उसको जो भी सैलरी देता है, तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल है। लेकिन जो टिप मिलती है वो एम्प्लॉयर से नहीं मिलती। टिप किससे मिलती है? क्लाइंट से मिलती है, जो एम्प्लॉयर नहीं है। इसलिए टिप का जो अमाउंट है वो किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पॉइंट नंबर 10, सैलरी रिसीव बाय द जजेस। जजेस कभी भी जजेस एम्प्लॉय नहीं मानी जाती, क्योंकि उनका कोई भी एम्प्लॉयर नहीं होता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पे ये माना जाएगा कि जो सैलरी जो रिसीव होगी जजेस की, वो जजेस एम्प्लॉय नहीं होने के बाद भी उनको इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही टैक्सेबल होगा। सैलरी वाले जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे इनको बेनिफिट मिलेंगे टैक्सेबिलिटी के पर्पस के लिए। नाउ वी कम टू अनदर कंसेप्ट, दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सेक्शन 15 ये बोलता है कि सैलरी एड के अंदर जो भी एम्प्लॉय अपनी इनकम दिखाएगा वो किस बेसिस पे बताएगा। ये तो आपको पता है कि एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट मिलेगा वो एम्प्लॉय के अंदर मतलब एम्प्लॉय की इनकम होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। लेकिन टैक्सेबिलिटी का चार्ज क्या होगा? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। पहले ड्यू हुआ तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ड्यू नहीं हुआ यदि रिसिप्ट हुआ तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बार यदि टैक्सेबल हो गया तो फ्यूचर के अंदर अगेन टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब यदि ड्यू के आधार पर टैक्सेबल होता है तो रिसिप्ट के आधार पर बाद में टैक्सेबल नहीं होगा। और यदि एक बार रिसिप्ट के आधार पर टैक्सेबल हो गया तो बाद में ड्यू के आधार पर सेम अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। प्लेस ऑफ एक्चुअल ऑफ सैलरी इनकम।
सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है? सैलरी उस प्लेस पे टैक्सेबल होती है जहां पे आप अपनी सर्विसेज रेंडर करते हो। आई रिपीट, जहां भी आप सर्विसेज रेंडर करोगे वहां पे आपकी सैलरी क्या होगी? एक्यूरेट मानी जाएगी। ये आपने ऑलरेडी सेक्शन 9 जो बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स है वहां पे अपने पॉइंट पढ़ा था कि आपकी सैलरी की इनकम कैसे एक्यूरेट ड्यू मानी जाती है। जहां पे आप सर्विसेज को रेंडर करोगे, जहां पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, लेकिन गवर्नमेंट के केस में अलग है। मतलब ये कि यदि आप एम्प्लॉय हो इंडियन गवर्नमेंट के और यदि आप इंडिया के बाहर भी जॉब कर रहे हो तो जहां आपने सर्विसेज रेंडर की है वो प्लेस है। कौन सा प्लेस? डीम टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर इंडियन गवर्नमेंट है। ये हम ऑलरेडी एक्चुअल वाले कंसेप्ट के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज द सेक्शन 9 के अंदर। नाउ वी कम टू द सेक्शन 17। सेक्शन 17 दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर क्या क्या टैक्सेबल होगा? वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, फीस, एडवांस ऑफ सैलरी, पेमेंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय। ये सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, तो अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली अपन आ जाते हैं कि जो भी बेसिक पे या जो भी बेसिक पे, बोनस, कमीशन जो भी आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा वो तो टैक्सेबल होगा ही। इसके अलावा जो भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे, अलाउंसेस भी टैक्सेबल होंगे, एज वेल एज परक्विजिट भी टैक्सेबल होंगे। लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट के केस में आपको देखना पड़ेगा कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है जो इंक्लूड नहीं होगा, और जितना अमाउंट टैक्सेबल है वही सैलरी के अंदर आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको देखना पड़ता है कौन कौन से अलाउंसेस है और कौन कौन से परक्विजिट है। तो पहले अपन अलाउंसेस को पढ़ते हैं। अलाउंसेस को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल एंड फुल्ली टैक्सेबल। मैंने आपको बताया था कि जो भी अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट पॉइंट नंबर ए और पार्टली टैक्सेबल पॉइंट नंबर बी के कैटेगरी में नहीं आते, वो सारे अलाउंसेस जनरली क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से फुल्ली एग्जेम्प्ट है और कौन कौन से पार्टली टैक्सेबल। अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है वो 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, जो भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। सेकंड, जो भी अलाउंसेस गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं सर्विसेज इंडिया के बाहर प्रोवाइड करने के लिए, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी इज अ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट दैट इज नंबर 1, HRA। HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एम्प्लॉय किराए के मकान पे नहीं रहता है तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? उसको HRA दे रहा है। अगर ये किराए के मकान पे नहीं दे तो भी HRA ले सकते हैं, लेकिन एग्जेम्पशन के लिए पॉइंट देखना पड़ेगा कि वो किराए के मकान पे रहता है या नहीं रहता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था। अलाउंसेस एंड परक्विजिट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? अलाउंसेस फिक्स्ड होते हैं जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, चाहे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो या नहीं हो। जनरली परक्विजिट तभी दिया जाता है जब वो अवेल्ड किया जाता है। मेडिकल अलाउंसेस भी होंगे, मेडिकल परक्विजिट भी होगा, एजुकेशन अलाउंसेस भी होंगे, एजुकेशन फैसिलिटी भी होगी। तो डिफरेंसेस ये होंगी, अलाउंसेस के अंदर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय का फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट पे करना है, चाहे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो या ना हो। एग्जाम्पशन के लिए हम बहुत बहुत सारे अलाउंसेस में चेक करेंगे कि वो एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा तभी एग्जाम्पशन मिलेगी, वो एक अलग बात है। देखिए अलाउंसेस के लिए क्राइटेरिया नहीं होता कि खर्चा होना चाहिए, लेकिन परक्विजिट के अंदर, फैसिलिटीज के अंदर ये क्राइटेरिया होता है कि जब वो एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा तभी सामने वाले को क्या किया जाएगा? बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, आप बीमार पड़ोगे तभी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन मेडिकल अलाउंसेस के अंदर क्या होगा? आप बीमार पड़ो या ना पड़ो, जितना भी अमाउंट फिक्स किया गया है एम्प्लॉय को अलाउंसेस देगा। तो मैं एक बार अलाउंसेस को स्टार्ट कर देता हूँ। यस, पहला पॉइंट अपन बात कर रहे हैं दैट इज अ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पहला पॉइंट दैट इज अ HRA। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जितना भी HRA दिया जा रहा है वो HRA फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ पार्ट ऑफ द अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। आपको ये याद करना होगा कि यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई भी HRA रिसीव हो रहा है तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है? पॉइंट नंबर 1, HRA रिसीव। पहले क्या देखना है? कितना HRA आपको रिसीव्ड हुआ। पॉइंट नंबर बी, रेंट पेड। रेंट पेड, अभी मैंने बोला कि किराए पे लिया तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। HRA के लिए किराए पे लेना जरूरी नहीं है, एग्जेम्पशन के लिए जरूरी है कि यदि आपका एम्प्लॉय आपको HRA देता है और आप अपने खुद के मकान पे आप रहते हो तब फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि पॉइंट नंबर बी में रेंट पेड कितना होगा? 0 आ जाएगा, तो पॉइंट नंबर बी 0 हो गया, और विच एवर इज लोअर है। ये याद रखना है कि मैं HRA की टैक्सेबिलिटी बता रहा हूं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एग्जेम्पशन के लिए, मींस जितना HRA रिसीव्ड हुआ उसमें से एग्जेम्पशन माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा?
टैक्सेबल अमाउंट। तो एचआरए का एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, पॉइंट नंबर 1 दैट इज द अमाउंट रिसीव। पॉइंट नंबर बी, कितना रेंट पे आपने एम्प्लॉयर को दिया, एम्प्लॉयर को नहीं, किसको दिया, एम्प्लॉयर को थोड़ी रेंट पे करते, रेंट तो किराएदार ने लिया होगा, एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉय ने रेंट जिससे भी लिया होगा, मतलब जिससे भी आपने मकान किराए पे लिया है, भाड़े पे लिया है, तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो जो भी आपने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर थर्ड, 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% और 40% आपको कब करना पड़ेगा, 50% करना पड़ेगा इन द केस ऑफ DMKC, डी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए सैलरी का 50% कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा इन चार के अलावा कोई भी सिटीज है तो सैलरी का 40% आपको कंसिडर करना है। आई रिपीट, एचआरए का जो एग्जाम्पशन मिलेगा, नंबर 1 आपने एचआरए कितना रिसीव किया, पॉइंट नंबर बी दैट इज अ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर सी दैट इज अ 40% या 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा बेसिक पे फुल, और डीए, डीए कौन सा आएगा, इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला जो डीए, वो डीए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, पूरा डीए यहाँ पे नहीं आएगा फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए एग्जाम्पशन। एंड थर्ड, कमीशन आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। कोई कंफ्यूजन्स, ये एग्जाम्पशन जो तीनों में से आएगा ए बी सी व्हिचएवर इज लोअर, वो लोअर अमाउंट क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्स। नाउ वी कम टू द पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर पहला पॉइंट हो गया अपना एचआरए। एचआरए एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, ये जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे, ये अपना रिवीजन क्लास है, तो मैं सारे कंसेप्ट आपको प्रोविजन बताए जा रहा हूँ, लेकिन यस जैसे अपना रिवीजन कंप्लीट होगा उसके बाद घर पे एक बार आप पूरा प्रैक्टिस करना सारे एक एक कंसेप्ट के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप प्रोविजन अप्लाई करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी अपना पूरा फोकस क्या है, प्रोविजन पर है। नाउ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस यदि मिलता है तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। हम दो, हमारे दो, मतलब मैक्सिमम 2 बच्चा। वही नंबर अगेन थर्ड, हॉस्टल चिल्ड्रन अलाउंसेस, यदि चिल्ड्रन के लिए हॉस्टल के लिए यदि कोई भी अलाउंसेस यदि दिया जाता है तो 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। मैंने पहले ही बताया था एजुकेशन सस्ती होती है, तुम लोग भी जो जयपुर के बाहर के हैं उनकी एजुकेशन की फीस कम है और जो पीजी का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो यस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चा। चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंसेस अलाउंसेस का एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होते हैं, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यदि दिया जाता है तो ये एग्जाम्पशन मिलेगा, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, 3200 रुपीज पर मंथ। लेकिन ये एम्प्लॉइज को, उन्हीं एम्प्लॉइज को एग्जाम्पशन मिलेगा जो ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, डीफ एंड डम है, मतलब जो भी बेरे, गूंगा और हैंडीकेप्ड पर्सन से अंधे, उन्हीं के लिए मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। मतलब यदि फॉर एग्जांपल आई एम द एम्प्लॉय ऑफ एनी एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय ने मेरे को क्या किया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया, तो फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से ब्लाइंड, हैंडीकेप्ड, डीफ और डम्ब नहीं हूं, ये बात याद रखना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्ट होता है जो ब्लाइंड, हैंडीकेप्ड, डीफ और डम्ब है, और वो भी कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, 3200 रुपीज पर मंथ, 3200 रुपीज पर मंथ। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहां से कहां तक का होता है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। यदि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को यदि कोई भी अलाउंसेस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है, यदि उनको अपने ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से यदि कोई भी अलाउंसेस मिलता है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, अलाउंसेस का 70%, अलाउंसेस का 70% कंपेयर विद 10,000 रुपीज पर मंथ, इन दोनों में से क्या लिया जाएगा, लोअर अमाउंट लिया जाएगा। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और कन्वेंशनल अलाउंसेस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। एक बार यदि आप ऑफिस आ गए तो एम्प्लॉयर विद इन द सिटी आपको घूमने के लिए कहीं बाहर भेजता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको आरओसी ऑफिस जाना है, आपको क्लाइंट से मिलने जाना है, तो यदि कोई भी कन्वेंशनल अलाउंसेस दिया जाता है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा ऑफिस पर्पज के लिए आपका जितना भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ।
ट्रैवलिंग अलाउंसेज, यदि ऑफिस के काम से लिए, जैसे आप जयपुर के अंदर जॉब करते हो तो आपको अपनी सिटी से बाहर, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यदि आपको भेजा जाता है, या किसी और सिटी में जहां पे आप जनरली नॉर्मली वर्क करते हो उसके अलावा किसी और सिटी में बाहर भेजा जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेज। ट्रैवलिंग अलाउंसेज के अंदर भी आपको जितना एक्सपेंसेस आपका इनकर्ड हुआ है ऑफिशियल पर्पज के लिए, उतना क्या होगा, अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। डेली अलाउंसेस, डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो भी डेली अलाउंसेस दिया जाता है, वो जितना एम्प्लॉय का ऑफिशियल पर्पस के लिए एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उतना अमाउंट एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग अमाउंट क्या है, टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 8, हेल्पर असिस्टेंट अलाउंसेस। बहुत बार एम्प्लॉय को बोल देता है भैया ये काम आपको करना है, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कोई भी हेल्पर ले सकते हो, उस हेल्पर के लिए हम आपको 4,000 रुपए दे रहे हैं। अब आपका खर्चा हो तो अच्छी बात, नहीं हो ठीक है आपकी, तो वही, तो यदि हेल्पर अलाउंस ने 4,000 रुपए दिया और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का 3,000 का खर्चा हो गया, तो 1,000 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा क्योंकि उसका फायदा है। और यदि जब पूरा का पूरा 4,000 खर्चा हो गया तो एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगा। मींस आपको ये याद रखने वाली बात है कि जो पॉइंट नंबर 5 कन्वेंसेस अलाउंस है, पॉइंट नंबर 6 ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, पॉइंट नंबर 7 डेली अलाउंसेस है, पॉइंट नंबर 8 हेल्पर अलाउंसेस है, एंड पॉइंट नंबर 9 दैट इज द रिसर्च अलाउंसेस है और यूनिफॉर्म अलाउंसेस है। ये जितने भी अलाउंसेस के नाम में ले रहा हूं, जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, रिमेनिंग अमाउंट क्या है, टैक्सेबल, राइट। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, जनरली अलाउंसेस दिया जाता है जब एम्प्लॉय हिली एरियाज के अंदर जॉब कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट पे काम कर रहे हो, 300 रुपीज पर मंथ से लेके 7,000 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट है। बॉर्डर एरिया के केस में 200 रुपीज से लेके 1,300 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट है। ये जो भी आपके अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है और पार्टली एग्जेम्प्ट है, इनके अलावा जितने भी अलाउंसेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, लाइक डियरनेस अलाउंस या जो भी अलाउंसेस देता है, तो वो अलाउंसेस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। समझ में आ गई बात। नाउ अपन आ जाते हैं परक्विजिट, इस पे आ जाते हैं परक्विजिट। कोई लिमिट के बाद दे रखा होगा, बाकी तो मतलब एक लिमिट तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है, क्योंकि तो एग्जाम्पशन मिलती है, कुछ एरियाज स्पेसिफाइड होते हैं, उन एरियाज के अंदर यदि आपको कोई भी हिली एरियाज कोई भी आपको हिली फॉर एग्जांपल अलाउंसेस मिलते हैं तो एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाता है। नाउ वी कम टू द परक्विजिट। तो परक्विजिट के अंदर अपन उन परक्विजिट की पहले बात करेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कवर करते हैं। इनकी बात करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर पहला पॉइंट अपना आ जाएगा, दैट इज एन्युटी और पेंशन। जब भी एक एम्प्लॉई जब रिटायर्ड होता है तो रिटायर होने पर उसको क्या मिलता है, पेंशन मिलती है। क्या मिलती है, पेंशन। ये पेंशन के केस में उसको दो ऑप्शन मिलते हैं, वो चाहे तो लमसम पेंशन भी ले सकता है और वो चाहे तो मंथली पेंशन भी ले सकता है। तो इन पेंशन को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मंथली पेंशन और लमसम पेंशन। जो मंथली पेंशन है उसको टेक्निकली बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, और जो लमसम पेंशन आपको मिलेगी उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, क्या, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई भी एम्प्लॉइज हो, यदि आप एम्प्लॉई हो तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जो भी आपको मंथली पेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यदि आपको कोई भी मंथली पेंशन यदि आपको रिसीव्ड होगी तो मंथली पेंशन क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल है, 1 रुपया भी एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन यदि आपको पेंशन लमसम में मिलती है, क्या मिलती है, लमसम में, तो यदि आपको पेंशन लमसम में मिलती है, कम्यूटेड पेंशन, कौन सी पेंशन, कम्यूटेड मतलब लमसम पेंशन, तो कम्यूटेड पेंशन जितनी भी आपको मिलेगी तो उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मतलब क्या है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, लोकल अथॉरिटी हो या स्टेचुरी कॉर्पोरेशन के यदि आप एम्प्लॉइज हो, तो उस केस में जितना भी आपको पेंशन लमसम मिला वो फुल्ली टैक्सेबल है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और मंथली यदि पेंशन मिल रहा है तब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। यदि आपको मंथली यदि पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट होने के बाद, तो चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो भी आप एम्प्लॉई हो, फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल। आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगी वो ओनली फ्रॉम कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम पेंशन। तो जो भी आपको लमसम पेंशन मिलेगी, तो लमसम पेंशन के केस में आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, पॉइंट नंबर बी वन क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टेचुरी कॉर्पोरेशन के लिए आप एम्प्लॉइज हो तो पेंशन चाहे 1 करोड़ की हो या 2 करोड़ की हो 5 करोड़ की हो, फुल्ली पेंशन एग्जेम्प्ट है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हम फर्दर क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या
यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यदि कोई भी पेंशन लमसम यदि रिसीव हो रही है, कम्यूटेड पेंशन यदि रिसीव हो रही है, तो पेंशन के साथ यदि ग्रेच्युटी भी मिल रहा है तो डबल डबल बेनिफिट मिल रहा है, पेंशन भी आ रही है और रिटायरमेंट पर आपको ग्रेच्युटी भी यदि अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, तो उस केस में जो एग्जेम्पशन होगी वो कम होगी, दैट इज अ 1/3। लेकिन 1/3 कम्यूटेड पेंशन का नहीं होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1/3 होगा ऑफ टोटल पेंशन, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। और यदि आपको सिंपल पेंशन ही मिलती है और पेंशन के साथ आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट यदि रिसीव्ड नहीं होता है, तो उस केस में जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी दैट इज अ 1/2, दैट इज अ हाफ। कुछ बच्चों को लगता है सर आप कम होता है, आप कम नहीं होता, आपका मतलब होता है 50%, तो 50% आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ऑफ द टोटल पेंशन, पॉइंट टू बी नोटेड। चाहे 1/3 ऑफ टोटल पेंशन हो, चाहे 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन हो, टोटल पेंशन का मतलब यदि आप मंथली पेंशन नहीं लेते तो आपकी लमसम पेंशन कितनी होती वो, तो जितना कमिटेड पेंशन है उसका एग्जेम्पशन नहीं आ रहा है। एग्जेम्पशन जो आपको मिलेगा वो लमसम पेंशन में से मिलेगा, लेकिन एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करता है? पहली बात नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में यदि आपको पेंशन के साथ ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और यदि आपको ओनली पेंशन मिल रहा है तो 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि जैसे अपना रिवीजन कंप्लीट होगा उसके साथ हर कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन आप कंपाइलर से देखिए सॉल्व कर लेना, तभी आपके कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। अभी इस रिवीजन क्लास के अंदर अपन सिर्फ कंसेप्ट और प्रोविजन को देख रहे हैं फटाफट। नाउ वी कम टू द ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशन मिलती है। जनरली कोई भी एम्प्लॉइज किसी एम्प्लॉयर के पास 5 ईयर से ज्यादा यदि लंबे टाइम पीरियड के लिए जॉब करता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलती है। तो जनरली ग्रेच्युटी ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली जो ग्रेच्युटी मिलती है वो रिटायरमेंट पर मिलती है, इसलिए अपन इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर कवर कर लेते हैं। चार्ट के थ्रू मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट कौन सा था अपना? पेंशन। पॉइंट नंबर 2 क्या अपना? ग्रेच्युटी। यदि कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी रिसीव होती है ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट जो भी ग्रेच्युटी का अमाउंट रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। पेंशन में भी मैंने ऐसा ही बताया था, लेकिन वहां पे मैंने अलग बताया था। पेंशन तो आपको मिलती ही कब है? रिटायरमेंट। पेंशन तो मिलती है रिटायरमेंट पर, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पर भी मिल सकता है, रिटायरमेंट से पहले भी मिल सकता है ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट। ये न्यू पॉइंट है। तो यदि क्या बेटा, यदि आपको ग्रेच्युटी यदि आपको रिसीव होती है ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मंथली और लमसम वाला कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है जॉब करते हुए यदि आपको मिल गई, ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट यदि आपको मिल गई, या आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिला। यदि कोई भी ग्रेच्युटी यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से रिसीव होती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वेदर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। बट इफ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो आपको एग्जेम्पशन दिया जाए। यदि कोई भी ग्रेच्युटी रिसीव होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देन एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। पहला पॉइंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका पूरा का पूरा ग्रेच्युटी आपका एग्जेम्प्ट होगा, चाहे 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि कोई भी ग्रेच्युटी यदि आपको अपने एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट यदि आपका एम्प्लॉयर है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जितनी भी ग्रेच्युटी रिसीव्ड होती है फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यदि आप अदर एम्प्लॉइज हो, अदर एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, या यू कैन से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे मंथली और लमसम वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा कि आप पोगा के अंदर कवर्ड हो या नोगा हो, नॉट कवर्ड अंडर पोगा। पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यदि एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? नंबर 1, एक पॉइंट तो आपका फिक्स हमेशा रहता है, ये कौन सा पॉइंट कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना होगा। सेकंड पॉइंट मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 20 लाख रुपीज। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में मतलब चाहे एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड हो चाहे एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड नहीं हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहला पॉइंट क्या होगा? कितना ग्रेच्युटी आपको रिसीव्ड हुआ, कितना ग्रेच्युटी आपको रिसीव्ड हुआ, लिमिट आपको याद रखनी है 20 लाख रुपीज मैक्सिमम है। थर्ड, ये दोनों में चेंज होगा। यदि एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तो कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, और यदि एम्प्लॉय यदि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर यदि कवर्ड नहीं है तो अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड है तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जितने भी ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट किए, जितने भी ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट किए
15 दिन की सैलरी। क्या बेटा, जितने भी ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट की है 15 दिन की सैलरी आपको दी जाएगी। ये दोनों में, चाहे एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है तब भी 15 दिन की सैलरी कंसिडर की जाती है, यदि एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में यदि कवर्ड नहीं है तब भी 15 दिन की सैलरी कवर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन। यदि एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो आपको कुछ चेक करना ही नहीं होता कि पोगा या नोगा है, तब तो फुल्ली अमाउंट एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉइज कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 या नॉट कवर अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। दो पॉइंट तो आपके कॉमन है, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज। तो डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट करने का तरीका आएगा, दोनों में ये पॉइंट भी कॉमन है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जितनी भी सर्विसेज आपने कंप्लीट किए 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि ग्रेच्युटी क्या होता है, जितने साल आपने लॉन्ग टर्म अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले वो आपको रिवॉर्ड देता है, इतने साल काम करने का आपको ग्रेच्युटी प्रोवाइड करता है। तो दोनों ही केसेस के अंदर वेदर एम्प्लॉइज कवर अंडर पोगा और नॉट कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जितने ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट की 15 दिन की सैलरी आपको कंसिडर करनी है, लेकिन ये 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका दोनों जगह अलग अलग है। तो पहले मैं बता देता हूं, एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पोगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज राउंडिंग ऑफ अलाउड है। राउंडिंग ऑफ अलाउड है इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने हुए तो इग्नोर कर दो, 6 महीने हुए तो इग्नोर कर दो, मोर देन 6 मंथ्स हुआ तो आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि एम्प्लॉयर ने काम किया 18 इयर्स 3 मंथ्स तो इसको आप क्या कंसीडर करोगे, 18 इयर्स। यदि एम्प्लॉयर ने काम किया 18 इयर्स 9 मंथ्स तो इसको आप क्या कंसीडर करोगे, 19 इयर्स। यदि एम्प्लॉय ने काम किया 18 इयर्स 6 मंथ्स तो ये भी काउंट होगा 18 ईयर। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउड है। वैसे तो इन्होंने वर्ड बोला है जितने कंप्लीटेड ईयर है वही आपको कंसिडर करना है, लेकिन इन्होंने बोला 6 महीने से ज्यादा यदि आपने काम किया तो पूरा ईयर कंसिडर किया जाएगा। राउंडिंग ऑफ अलाउड होता है यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है। आपको 15 दिन की सैलरी कंसिडर करनी है तो आपको सैलरी कौन सी लेनी है, यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा लेटेस्ट सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, एवरेज सैलरी नहीं होगा, यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी होगा, दैट इज द लास्ट मंथ सैलरी। और सैलरी के अंदर क्या आएगा, बेसिक पे आएगा एंड डीए इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, बेसिक पे पूरा आएगा और डीएनएस अलाउंस भी पूरा आएगा। 15 दिन की सैलरी लेनी है तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 होता है, लेकिन यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है तो हम बोलते हैं कि भैया महीने में 4 संडे तो आपके आते ही हैं, तो जब 4 संडे आते हैं और 15 दिन की सैलरी आपको लेनी है तो सैलरी किसकी मिलेगी, जितने दिन आपने काम किया है, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26। समझ में आ गई बात? आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1, जितने भी ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट की तो 6 महीने से ज्यादा यदि आपने सर्विसेज कंप्लीट की तो वो 1 ईयर के अंदर राउंडिंग ऑफ अलाउड होता है। दूसरी बात, सैलरी लेटेस्ट मंथ लास्ट मंथ की सैलरी कंसिडर की जाएगी और यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा बेसिक पे प्लस डीए फुल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 दिन की सैलरी आपको लेनी है और सैलरी पूरे महीने की आपने ले रखी है तो आपको क्या करना होगा, आपके दिमाग में एक बार आएगा इंटू 15 डिवाइड बाय 30, लेकिन यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड है तो हम 4 संडे को हटा देते हैं, तो आपने काम कितने दिन किया, 26, तो ये सैलरी कितने दिन की है, 26 की, इसलिए 15 डिवाइडेड बाय 26। किसी को लॉजिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये फॉर्मूला है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्मूला बना के रट्टा ही मारते हैं, तो आप आराम से याद कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी आपको लॉजिक दे दिया जिससे कि आपको रिटेन करना इजी। इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर द पोगा तो दो पॉइंट तो आपके कॉमन है, क्या बेटा, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। यहाँ भी आपको 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहला चेंज, यदि आपने 19 ईयर 9 मंथ से यदि काम किया तो कंप्लीट ईयर का मतलब कंप्लीटेड ईयर राउंड ऑफ अलाउड नहीं है, तो 19 ईयर्स 9 मंथ्स भी 19 ईयर्स ही होंगे। यदि आपने 20 साल 11 महीने यदि काम किए तो 20 साल ही काउंट किए जाएंगे, राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है। यदि आपने 20 साल 11 महीने 25 दिन यदि आपने काम किए तो वो 20 साल ही काउंट किए जाएंगे, राउंडिंग ऑफ किसी भी केस में अलाउड नहीं होगा इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सैलरी लेनी है वो लास्ट सैलरी नहीं होगी क्योंकि कंपैरेटिवली लास्ट सैलरी ज्यादा होती है, तो सैलरी जो आपको लेनी है वो एवरेज सैलरी लेनी है, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो एवरेज सैलरी आपको पर मंथ लेनी है और आपको जो सैलरी लेनी है वो 15 दिन की लेनी है। और कितने डेज होते हैं मंथ के अंदर, सर 30 कंसिडर किए जाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 30।
तो आपको समझ में आ गया होगा पोगा के अंदर यदि एम्प्लॉय कवर्ड है तो 15 डिवाइडेड बाय 26 15 दिन की सैलरी के लिए किया जाता है, और यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड नहीं है तो डेज में मंथ कितने होते हैं 30, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30। सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सैलरी ली जाएगी यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर कवर्ड नहीं है, दैट इज द एवरेज सैलरी पर मंथ आपको लेनी होगी जिस मंथ में एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है उस मंथ को छोड़ के। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ नवंबर 2025 में 15 को या 20 को या 5 को, तो जिस मंथ में एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ वो मंथ इग्नोर कर दो, उसके पहले के जो 10 मंथ्स है उन 10 मंथ्स की सैलरी का आपको एवरेज करना है, और सैलरी के अंदर यहाँ पे जो काउंट किया जाएगा दैट इज द बेसिक सैलरी पर मंथ। तो एक बेसिक सैलरी ली जाएगी, दूसरा डीए लिया जाएगा, लेकिन डीए यहाँ पे पूरा नहीं लिया जाएगा, डीए लिया जाएगा इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन लिया जाएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और ये सब आप 10 मंथ्स का एवरेज करके कंसिडर करोगे और तीनों को आप ऐड कर लोगे। मीन यहाँ पे जो सैलरी लेनी है वो लेटेस्ट सैलरी नहीं लेनी, यहाँ पे सैलरी जो लेनी है वो लेनी है आपको 10 मंथ्स का एवरेज, और सैलरी के अंदर क्या क्या काउंट किया जाएगा, बेसिक पे फुल, डीए एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है क्या, कि इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, जो 15 डेज की जो सैलरी आपको कंसिडर करनी होती है वो 15 दिन की सैलरी की जगह आपको 7 डेज का ही कंसिडर करना होगा फॉर्मूले के अंदर। नाउ वी कम टू अनदर कंसेप्ट, जनरल नोट नंबर 1। यदि पास्ट एम्प्लॉयर से यदि आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई और जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से उससे यदि आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो देन आपका जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आपको पहले पास्ट एम्प्लॉयर से एक बार ग्रेच्युटी मिल चुकी है और आप एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो, फिर वापस से आप एक नए एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी रिसीव करते हो तो फिर एग्जेम्पशन की जो लिमिट है उसमें चेंज होगा, 20 लाख रुपीज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पास्ट एम्प्लॉयर से जो ग्रेच्युटी रिसीव किया उस समय आपने 7 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, तो अब वापस से जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है जब भी उससे आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगा तो एग्जेम्पशन 20 लाख रुपीज कंसिडर नहीं होगा, 7 लाख रुपीज का तो आप ऑलरेडी एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो, तो जो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द एग्जेम्प्टेड अमाउंट अर्लियर। मींस अब जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा वो सिर्फ 13 लाख रुपीज। यदि कोई भी ग्रेच्युटी रिसीव्ड होता है एट द टाइम ऑफ डेथ, यदि ग्रेच्युटी ड्यू बिफोर द डेट ऑफ द एम्प्लॉय, तो यदि ग्रेच्युटी पहले ड्यू हो गई और बाद में एम्प्लॉय की डेथ हुई तो वो एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, एग्जेम्पशन आपको नॉर्मली जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। लेकिन यदि ग्रेच्युटी ड्यू हुआ ड्यू टू द रीजन ऑफ एम्प्लॉय डेथ, अगर एम्प्लॉय मर गया अब तो उसको जो भी ग्रेच्युटी मिलना है वो मिलना ही मिलना है, तो एम्प्लॉय की डेथ की वजह से जितना भी ग्रेच्युटी बाद में ड्यू होगा वो पूरा का फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा इन द एंड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। Now we come to the point number 3, that is a leave salary encashment। The leave salary encashment का मतलब क्या होता है कि यदि एम्प्लॉइज ने जितने भी लीव्स नहीं लिए, तो जितने भी लीव्स नहीं लिए गए उनके लिए जो भी एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर से लीव सैलरी एनकेसमेंट मिलता है तो वो अमाउंट भी एग्जेम्प्ट हो सकता है यदि रिटायरमेंट के टाइम रिसीव हो ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक एम्प्लॉय अभी जॉब कर रहा है, अभी रिटायर्ड हुआ नहीं, और ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बोलता है साहब मैंने अभी तक इतनी छुट्टियां नहीं ली है, जितनी छुट्टियां मैंने नहीं ली है उतने मंथ्स का मेरे को क्या करो एनकेसमेंट कर दो, पेमेंट दे दो। और वो पेमेंट यदि ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट यदि आप रिसीव करते हो तो फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल है, 1 रुपया का भी एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। आई रिपीट, लीव सैलरी जितना भी लीव्स आपने नहीं लिया, जितनी भी छुट्टी आपने नहीं ली, उसके लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जितना भी अमाउंट रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट इफ लीव सैलरी एनकेसमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट पर जो भी आपका लीव सैलरी एनकेसमेंट रिसीव्ड होगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा इन द एंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को भी और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज को भी कवर किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ही इंक्लूड किया हुआ है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जितने भी एम्प्लॉइज है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। पेंशन के केस में मैंने आपको बताया था कि यदि लमसम पेंशन मिलेगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम था, ग्रेचुटी यदि आपको रिसीव हुआ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम था। और इन केस ऑफ लीव सैलरी एंड केस में यदि रिटायरमेंट के केस में ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट यदि आपको रिसीव हुआ तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट पर यदि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि कोई भी लीव सैलरी एंड केस में यदि रिसीव होता है तो फुल्ली अमाउंट एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जाम्पशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इन चारों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो लिमिट है ग्रेचुटी के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी बेटा 20 लाख रुपीज, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है 25 लाख रुपीज। पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा पॉइंट मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपीज। थर्ड लीव क्रेडिट एज पर आईटी, आईटी मतलब इनकम टैक्स। तो जितना लीव्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस, तो जितना लीव्स बैलेंस आपका एक्चुअली बचा हुआ है वो नहीं, वो तो आपके पॉइंट नंबर 1 में आ गया एक्चुअली अमाउंट रिसीव, क्योंकि जितनी छुट्टियां बची होगी उसका तो पेमेंट आपको मिल गया, वो तो पॉइंट नंबर 1 में आ गया। तो पॉइंट नंबर 3 में एक्चुअल लीव्स की बात नहीं कर रहे, हम लीव्स कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चा यही गलती करता है, ये आपको ध्यान देना होता है। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको ध्यान रखना होगा कि जो लीव्स क्रेडिट जो आप लोगे वो एज पर आईटी होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा जब एक्चुअली लीव्स बची हुई है और जो इनकम टैक्स में जो लीव्स का जो बैलेंस आएगा दोनों एक ही आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो लीव्स अलाउड करता है वो अलाउड करता है 30 डेज, 1 मंथ इन ए ईयर। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको साल में 2 महीने की छुट्टियां दे दे, साल में 4 महीने की छुट्टियां दे दे, साल में 5 महीने की छुट्टियां दे दे, ये तो एम्प्लॉयर जाने एम्प्लॉय जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि जो भी लीव्स बैलेंस जो आपको कैलकुलेट करना है वो इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि 1 ईयर का 1 मंथ, 1 ईयर का 30 डेज। तो लीव्स क्रेडिट आपको कैलकुलेट करना, और ये जो कैलकुलेट करना है वो मंथ में कैलकुलेट करना है, ये याद रखना है। किसमें कैलकुलेट करना है? मंथ में। तो लीव्स क्रेडिट का जो भी आपका बैलेंस है मंथली, वो मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना जितना भी आया, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? एज पर इनकम टैक्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और पॉइंट नंबर 4, 10 मंथ्स की आपको सैलरी कंसीडर करनी है इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। इन चारों में से आपको क्या कंसीडर करना है? विच एवर इज लोअर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर पहले अपन सैलरी का मतलब देख लेते हैं, उसके बाद अपन लीव्स क्रेडिट का मतलब देख लेंगे। यहाँ पे सैलरी क्या होगा? लेटेस्ट सैलरी नहीं होगा, यहाँ पे जो सैलरी होगा वो एवरेज सैलरी होगा। क्या होगा? एवरेज सैलरी, मतलब 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज। लेकिन जो 10 मंथ्स की सैलरी में डिफरेंस आएगा, अभी जो मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ग्रेचुटी। यदि एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर अ पोगा, तो उसमें अपने लिखा था, देखो भी ध्यान से, क्या लिखा था उसमें अपने? कि जिस मंथ में रिटायर्ड हुआ वो मंथ कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय यदि 16 नवंबर को यदि रिटायर्ड हुआ तो 16 नवंबर से 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 16 सितंबर। तो आपको मंथ टू मंथ कैलकुलेट करना होगा, मतलब जिस मंथ में एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है वो मंथ भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 मंथ्स की आपको सैलरी कंसीडर करनी है उसका आपको एवरेज करना है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और 10 मंथ्स की सैलरी के अंदर जो एवरेज करना है, सैलरी के अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे, वही बेसिक सैलरी, बेसिक पे, डीए इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। राइट एवरीवन? यदि कोई भी लीव सैलरी यदि रिसीव्ड की जाती है बाय द लीगल ईयर्स और फैमिली मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव्स क्रेडिट, वो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा इन द एंड ऑफ रेसिपिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव्स क्रेडिट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया लीव्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स बोलता है कि जो टोटल लीव्स है वो कितनी अलाउड है? 1 ईयर के 30 डेज, 1 ईयर के 30 डेज। और ये कितने ईयर्स होंगे? जितने ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट की है। फ्रैक्शन आपको इग्नोर करना होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के यहाँ पे 15 साल 11 महीने काम किया तो 15 साल काउंट होगा। यदि 15 साल 3 महीने काम किया तब भी 15 साल काउंट होगा। और यदि 15 साल 11 महीने यदि काम किया तब भी 15 साल ही काउंट किया जाएगा। जितना भी फ्रैक्शन होगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा। और जितने ईयर्स आपने कंप्लीट किया है तो हो सकता है कि एम्प्लॉय को लीव्स मिलता हो 2 महीने का या 3 महीने का, लेकिन आपको कंसिडर करना है कि जितने ईयर्स आपने सब कंप्लीट की, एवरी ईयर का 1 मंथ 30 डेज, 1 मंथ 30 डेज। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका लीव्स अलाउड माइनस एक्चुअली लीव्स टेकन। तो ये आ जाएगा लीव्स क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स। और जो भी आपका लीव्स क्रेडिट आएगा एज पर इनकम टैक्स, उसका आपको क्या करना है?
into average salary per month. This is the point number 3rd. And point number 4th में फिक्स है 10 months की सैलरी, फिक्स है 10 months की सैलरी into average salary per month, whichever is lower. ये क्या होगा अमाउंट? exempt. रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल. ये मैंने पहले ही बोल दिया, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ. क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है. इस क्लास के अंदर, रिवीजन क्लास के अंदर मैं सिर्फ आपको सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, पर जैसे ही आप रिवीजन का वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद, क्लास के बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये पूरा चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा. पॉइंट नंबर 4, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट. वॉलंटरी रिटायरमेंट यदि आपको रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज और आईएमसी एरिया एम्प्लॉइज हो, यदि ये लोग आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर हैं और यदि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से यदि आपको अमाउंट रिसीव्ड होता है, तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा. एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(c) के अंदर. सर एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 4 में से whichever is lower. पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिलता है वो 5 लाख रुपीज मिलता है. लीव सैलरी के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट थी वो कितनी थी? 25 लाख रुपीज. और यहाँ पे कितना लिमिट है? 5 लाख रुपीज. लेकिन यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का कोई लफड़ा नहीं है. यदि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से, यदि वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में यदि आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, तभी एग्जाम्पशन मिलेगा, वो भी फुल नहीं मिलेगा. कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 whichever is lower. तो 1 क्या हुआ? अमाउंट रिसीव्ड. पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ? मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपीज. पॉइंट नंबर 3rd एंड 4th में आपको समझाता हूं कि एक्चुअली वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में कंपनसेशन मिलता है, जितने साल आप काम कर चुके हो उसको भी कंसीडर किया जाता है, और जितनी सैलरी आपकी बची हुई है, जो बची हुई है वो मैं पूरी सैलरी लेता हूं, जो बची हुई है वो पूरी लेता हूं. लेकिन जितने साल में काम कर चुका हूं, किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे मैंने 20 साल काम किया, 25 साल काम किया, 15 साल काम किया, 40 साल काम किया, तो मैं क्या देखता हूं? पूरी सैलरी नहीं देखता. 40 साल की सैलरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मैं कितना देखता हूं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जितने साल आपने काम किए और 1 साल का 3 महीने. अगर जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे आपने 18 साल काम किया, तो एवरी ईयर का 3 मंथ्स, तो 18 साल का इंटू 3 कर दो, 54 मंथ्स की सैलरी आपको मिल जाएगी वॉलंटरी रिटायरमेंट के फॉर्म में, एग्जाम्पशन के फॉर्म में. ये एग्जाम्पशन का लिमिट है, या ये तो देखना ही देखना. ये पॉइंट नंबर 3rd है. पॉइंट नंबर 4th क्या कहता है? जितने साल की सैलरी आपकी बची हुई है, तो बची हुई में 3 साल नहीं, 3 महीने नहीं, तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे मंथली देख लेते हैं. यहाँ पे मंथ नहीं होगा, यहाँ तो पूरी देखनी है. क्या देखनी है? कंप्लीट. मतलब पॉइंट नंबर 3rd में क्या होगा? जितने भी ईयर्स की आपने सर्विसेज कंप्लीट की है, जैसे आपने सर्विसेज कंप्लीट कर ली 20 साल 2 महीने, तो फिर भी 20 साल काउंट किया जाएगा. और यदि आपने सर्विसेज कंप्लीट की 20 साल 11 महीने, तो भी 20 साल काउंट किया जाएगा. पहला पॉइंट. और जितने ईयर्स आपने सर्विसेज कंप्लीट की उसकी 3 महीने की सैलरी. मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? जो मैं काम कर चुका हूँ. तो जितने साल मैंने सर्विसेज कंप्लीट की, मैंने यदि सर्विसेज कंप्लीट की 17 ईयर 4 मंथ्स, तो 17 ईयर्स, और यदि 17 ईयर्स 9 मंथ्स, तो भी 17 ईयर्स, और एवरी ईयर का 3 months into 3 into latest salary, last salary per month. पॉइंट नंबर 4th, अभी मैं जितने साल काम कर चुका था पॉइंट नंबर 3rd में वो बात कर रहा था. पॉइंट नंबर 4th में किसकी बात कर रहा हूं? जितनी मेरी सर्विसेज बची हुई है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चा यहाँ पे यही गलती करता है, इसको भी ईयर में लिख लेता है, क्योंकि पॉइंट नंबर 3rd में आपने ईयर कंसीडर किया, इसलिए यहाँ पे ईयर आता है, यहाँ पे ईयर नहीं आता. यहाँ पे क्या आता है? नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स. इसलिए सैलरी वाले चैप्टर के अंदर जब भी आप बोलते हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज बोलने की आदत डालो, जिससे कि फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं हो. तो नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट. जितनी आपकी सर्विसेज बची हुई है, ईयर की बात नहीं करेंगे, पूरे महीने की बात करेंगे. तो नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द सर्विसेज लेफ्ट इनटू लेटेस्ट सैलरी पर मंथ. अब पॉइंट आएगा सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? वही बेसिक पे टीए इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो कमीशन आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दैट इज अ सैलरी. और जो सैलरी यहाँ पे जो आपको कंसीडर करनी है वो क्या करनी है? लेटेस्ट सैलरी कंसीडर करनी है, लास्ट सैलरी आपको कंसीडर करनी है इन केस ऑफ बीआरएस. Now we come to the retirement benefits का point number 5th, that is a retrenchment compensation. That is the point number 5th, that is a retrenchment compensation. तो retrenchment compensation यदि आपको कोई भी मिलता है, retrench का मतलब छटनी,
यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज की छटनी कर दी, बहुत बार करती है, आईटीसी ने किया था, बहुत बार कंपनीज को करना पड़ता है कि बहुत बार छटनी करनी पड़ती है, एम्प्लॉइज को निकालना पड़ता है, मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी वॉट एवर द रीजंस, तो यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज की छटनी की, रिट्रेंच किया, तो रिट्रेंच करने के लिए यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि कोई भी रिट्रेंचमेंट यदि कंपनसेशन देता है तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 बी के अंदर। तो एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना होगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 विच एवर इज लोअर। पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वीआरएस का भी लिमिट 5 लाख रुपीस है, और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के अंदर भी जो एग्जेम्पशन का जो लिमिट है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है कि कम से कम इतना रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो ये कहता है कि जितने भी ईयर्स आपने काम किए ये लॉ के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन अलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये कौन बता रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यदि आपने 20 साल 3 महीने यदि आपने काम किया तो 20 साल काउंट किया जाएगा, और यदि आपने 20 साल 8 महीने यदि आपने काम किया तो 21 ईयर काउंट किया। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज इनटू 3 मंथ्स की सैलरी, लेकिन यहाँ पे जो 3 महीने की सैलरी लेनी है तो डायरेक्टली 3 मंथ्स की सैलरी लेटेस्ट सैलरी कंसिडर नहीं की जाएगी। 3 महीने की सैलरी का यहाँ पे मतलब होगा एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे जो हमें कंसिडर करनी है लेटेस्ट सैलरी नहीं कंसिडर करनी है, एवरेज सैलरी कंसिडर करनी है 3 मंथ्स की। तो 3 महीने की सैलरी का एवरेज सैलरी निकालो तो वो आ जाएगी सैलरी पर मंथ। तो आपको यहाँ पे जो कंसिडर करना है लाइक पोगा की तरह 15 दिन की सैलरी। कितने दिन की सैलरी, गेचुटी में भी 15 दिन की सैलरी, यहाँ पे भी 15 दिन की सैलरी है। गेचुटी के अंदर भी हमने क्या कंसिडर किया था कि 30 डेज में 4 दिन छुट्टी होती है, तो हमने वहां पे क्या किया था, इंटू 15 डिवाइड बाय 26। तो ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंटू 15 डिवाइड बाय 26। आई रिपीट, पॉइंट नंबर थर्ड ये कहता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, यदि फ्रैक्शन मोर देन 6 मंथ्स है तो क्या होगा, 1 ईयर के अंदर राउंड ऑफ हो जाएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल दे दिया। इनटू सैलरी जो आपको लेनी है वो एवरेज सैलरी लास्ट 3 मंथ्स की आपको लेनी है, और 15 डेज की आपको सैलरी कंसिडर करनी है, इंटू 15 डिवाइड बाय 26। सर यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब होगा, सैलरी का मतलब होगा दैट इज अ बेसिक पे प्लस डीए इफ एज पर द DA if as per the terms of employment, और कमीशन आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दैट इज अ सैलरी। लेकिन सैलरी लेटेस्ट नहीं, सैलरी कौन सी काउंट की जाएगी, एवरेज सैलरी लास्ट 3 मंथ्स की। तो 3 महीने की सैलरी का आपको एवरेज करना होगा। नाउ वी कम टू द परक्विजिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। परक्विजिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट यदि रिसीव होता है तो वो सैलरी एडमेंट एक्सेबल होगा। ये मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, और जब एम्प्लॉय के द्वारा इनकर किया जाएगा तभी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो परक्विजिट के अंदर अपन आते हैं, पॉइंट नंबर 1, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अलाउंसेस क्या होते हैं, फिक्स अमाउंट होता है, चाहे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो या ना हो, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाएगा। परक्विजिट जब एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है तभी फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है। तो परक्विजिट के अंदर वी कम टू द पॉइंट नंबर 1, दैट इज अ एलटीसी। एलटीसी का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ लीव ट्रेवल कंसेशन। मतलब ये कि एम्प्लॉय को कहता है कि भैया घूम फिर के आओ, आपका घूमने फिरने का जो भी खर्चा होगा, जो भी ट्रेवलिंग का जो बेनिफिट होगा वो हम बियर करेंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे। तो क्या कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी, आंसर इज यस। यदि एम्प्लॉयर को, यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को यदि कोई एलटीसी यदि बेनिफिट देता है तो एम्प्लॉइज के लिए कुछ पार्ट एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर। जो भी एग्जेम्पशन मिलेगा वो मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर। यदि एम्प्लॉइज को कोई भी एलटीसी करके यदि अपनी बेनिफिट यदि एम्प्लॉयर से मिलता है, इसका मतलब यदि एम्प्लॉय घूमने फिरने के लिए गया, जो भी खर्चा किया वो कंपनी वालों ने क्या कर दिया, रीइंबर्स कर दिया, पे कर दिया। तो एग्जेम्पशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ट्रेवलिंग कैसे की। इफ ट्रेवलिंग बाय द एयर, इफ ट्रेवलिंग बाय द एयर, यदि एम्प्लॉय बोलता है कि भैया मैं फ्लाइट का टिकट बुक कराता हूं, और एम्प्लॉयर बोलता है ठीक ठीक है भैया फ्लाइट का टिकट बुक करा लो, आप घूम फिर के आओ, विल रीइंबर्स। तो यदि ट्रेवलिंग बाय एयर है तो उस केस में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, तो एग्जेम्पशन अमाउंट विल बी एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन केस ऑफ एयर ट्रेवलिंग कंपेयर विद, क्योंकि
अब आपने जो एयर ट्रेवलिंग की होगी तो हो सकता है आपने इंडिगो से की होगी, हो सकता है कि आपने एयर इंडिया से की हो सकता है कि आपने, इसमें भी दो टाइप के फेयर होते हैं, तो इकोनॉमी और एक बिजनेस क्लास। तो कोई एम्प्लॉय अपने आप को ज्यादा वीआईपी समझता है और एम्प्लॉय भी बोलता है ज्यादा बिजनेस क्लास में जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है पूरा एग्जामेशन नहीं मिलेगा कंपेयर विथ एयर फेयर, लेकिन एयर फेयर किसका लिया जाएगा, एयर इंडिया का लिया जाएगा और इकोनॉमिक कैटेगरी का लिया जाएगा, बिजनेस कैटेगरी का नहीं लिया जाएगा। और विच एवर इज लोअर, वो जो लोअर अमाउंट होगी उतना एग्जामेशन हम क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को दे देंगे इन रिगार्ड टू एलटी। यदि एम्प्लॉय यदि ट्रेवलिंग करता है बाय एनी अदर मोड, तो एनी अदर मोड में क्या क्या आ सकता है बेटा, एम्प्लॉय ट्रेवलिंग कर रहा हो बाय द वे ऑफ बाय द वे ऑफ ट्रेन, बाय द वे ऑफ बस, बाय द वे ऑफ पर्सनल कार, या एनी बाय द वे ऑफ बस, या एनी अदर मींस। मींस वेसल भी हो सकता है, आपका ट्रेन भी हो सकता है, आपका फॉर एग्जांपल बसेस भी हो सकता है, आपका फॉर एग्जांपल पर्सनल कार भी हो सकता है, या आपका स्कूटर भी हो सकता है, एनी वे भी हो सकता है। तो इफ ट्रेवलिंग बाय द एनी अदर मोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा यहाँ पे यही गलती करता है, क्लियर कर देता हूं। यदि ट्रेवलिंग बाय एनी अदर मोड है तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने ट्रेवलिंग कैसे की। यदि एम्प्लॉय यदि ट्रेवलिंग कर रहा है तब तो इंपॉर्टेंट, यदि एम्प्लॉय ट्रेवलिंग कर रहा है बाय द एयर तब तो आपको क्या करना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कंसीडर करना है, और जो भी एयर ट्रेवलिंग की उस इकोनॉमी क्लास का एयर इंडिया का फेयर आप देख लो विच एवर इज लोअर। लेकिन यदि एम्प्लॉय यदि एयर के अलावा, फ्लाइट के अलावा यदि किसी और मीन से यदि ट्रेवलिंग करता है, मे बी बाय द वे ऑफ ट्रेन, मे बी बाय द वे ऑफ बस, मे बी बाय द वे ऑफ पर्सनल कार, मे बी बाय द वे ऑफ स्कूटर, मे बी एनी अदर कन्वेंसेस, तो आपको क्या देखना है, अब ये नहीं देखना कि आप ट्रेवलिंग एक्चुअली कैसे कर रहे हो, अब आपको ये देखना है कि जो आपका प्लेस है जहां आप हो और जहां आपको जाना है, क्या वहां पे ट्रेन अवेलेबल है या नहीं। बच्चा यहाँ पे क्या कर लेता है, यदि मैंने ट्रेन के थ्रू गया, ना 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 ना, आप ट्रेन के थ्रू गए या बस के थ्रू गए या आप कार के थ्रू गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इफ ट्रेवलिंग बाय एनी मोड अदर देन द एयर, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, रेलवे फैसिलिटी को। तो यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर में हो और जयपुर से आप गोवा गए बाय द वे ऑफ पर्सनल कार, और जयपुर से गोवा कार से अगर ट्रेन जाती है मान लो, यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है जयपुर टू गोवा, तो उस केस में क्या किया जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस, बोलो एक्चुअल एक्सपेंसेस और फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर। तो अब कंपनी वाले क्या बोलेंगे, भैया आपके कार का पेट्रोल का एक्सपेंसेस बता दो कितना हुआ, उस वो हम रिइंबर्स कर देंगे, उसको बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस रिइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, कंपेयर विद फर्स्ट क्लास, कंपेयर विद फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर। क्योंकि आपको पता है रेलवे के अंदर भी एसी भी होता है, नॉन एसी भी होता है, नॉन एसी की तो हम बात कर ही नहीं रहे, और रेलवे के अंदर भी जो हम एसी की बात करें तो हम कौन सा कंसिडर करें, उसमें भी तीन कैटेगरीज होती है, थर्ड टायर, सेकंड टायर और फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट टायर की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो रेलवे एसी का जो फर्स्ट ईयर का जो शॉर्टेज रूट के थ्रू जो भी आपका क्या बनता है, फेयर बनता है, वो फेयर और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर। और यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, बस फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। अगेन ये नहीं चेक किया जाएगा कि आपने बस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया या पर्सनल कार के थ्रू यदि ट्रांसपोर्ट किया, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरली बसेस बोलते हैं। तो यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यदि अवेलेबल है तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेस्ट तरीका क्या होता है, रोडवेज, दैट इज बसेस। तो बसेस का कौन सा, एक तो स्टैंडर्ड बस भी होती है, डिलक्स बस भी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कवर कर रहे हैं, डिलक्स एसी बस का फेयर, लेकिन बाय द शॉर्टेज रूट विच एवर इज लोअर। यदि रेलवे फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी एक्चुअल एक्सपेंसेस, और जो आपका कार का एक्सपेंसेस है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, आपका जो बाइक का जो एक्सपेंसेस है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, रेलवे एसी का फेयर फर्स्ट ईयर का ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस। क्योंकि वहां पे तो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप ये देख लो कि जहां से आपने स्टार्ट किया जहां आपने एंड किया उसका डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दूसरी जो ट्रेन जाती है उन ट्रेन का क्या करो, सिमिलर फेयर कंसिडर कर लो रेलवे फर्स्ट एसी का, और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर, ये अमाउंट क्या होगा एलटीसी के केस में एग्जाम्पल। ये जो एलटीसी का जो एग्जाम्पशन आपको जो मिलेगा
ये किस किस के लिए मिलेगा, क्योंकि यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉय को बोलता है घूम फिर के आओ, तो एम्प्लॉय अकेले थोड़ी घूमने के लिए जाएगा। कोई मान लो कि मैं एम्प्लॉय हूं, तो मैं अकेला थोड़ी घूमना फिर करूंगा, मैं किसके साथ जाऊंगा, ऑब्वियसली वाइफ के साथ, तो दैट इज अ स्पाउस। तो एलटीसी जो एग्जेम्पशन जो अवेलेबल होगा फॉर द ट्रेवल ऑफ एम्प्लॉय फॉर हिज स्पाउस एंड बच्चास। इस केस में यदि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एम्प्लॉय को बोले कि तुम अपने कजन्स को भी लेके जा सकते हो, तो वो बेनिफिट दे दे, लेकिन एग्जेम्पशन किस किस का मिलेगा, एलटीसी जो बेनिफिट दिया गया हो, एम्प्लॉय का दिया गया हो, स्पाउस का दिया गया हो, दो बच्चों का दिया गया हो, और डिपेंडेंट रिलेटिव के अंदर कौन आएगा, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, इनके रिगार्डिंग यदि कोई भी एलटीसी यदि बेनिफिट दिया जाता है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैंने अभी बोला दो बच्चों का, तो दो बच्चों का मतलब यह हुआ कि यदि आपका एक बच्चा ऑलरेडी है, फिर यदि ट्विंस होते हैं, यदि एक बच्चा ऑलरेडी यदि है और दो बच्चे हो गए, मतलब ट्विंस हो गए, तो फिर तीनों बच्चों का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ये ट्विंस वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब एक बच्चा यदि ऑलरेडी हो। यदि एक बच्चा ऑलरेडी है, फिर दो बच्चे और हो गए, तो टोटल तीन बच्चे हो गए। लेकिन भैया हमारे हाथ में थोड़ी कि दो बच्चे होंगे एक बच्चा होगा, तो इस केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन तीनों बच्चों का मिल जाएगा। यदि आपके दो बच्चे ऑलरेडी है और एक बच्चा आपने और कर लिया, तो मैंने पहले ही बोल दिया एलटीसी के केस में दो बच्चों का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तीन या चार बच्चे यदि आपके हो, एम्प्लॉयर यदि बेनिफिट दे रहा हो, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, टैक्सेबल होगा। तो एग्जेम्पशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ओनली हम दो हमारे दो। लेकिन हम दो हमारे दो का एक एक्सेप्शन है कि यदि आपका एक बच्चा ऑलरेडी था और फिर ट्विंस हो गए, तो फिर तीन बच्चे हो गए, तो फिर तीनों बच्चों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा एलटीसी के रिगार्डिंग। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एलटीसी का जो भी एग्जेम्पशन मिलता है, वो ब्लॉक के 4 इयर्स में कोई भी 2 साल आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन यदि आपने किसी भी ब्लॉक, ये जो 4 इयर्स का जो ब्लॉक है, जैसे अपना पर्सन ब्लॉक है जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2025, तो 2022 से लेके 2025 कैलेंडर ईयर के अंदर, इन 4 इयर्स के अंदर आपने 2 साल का यदि एलटीसी एग्जेम्पशन नहीं लिया, तो ये जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा, नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा होगा बेटा, 2026 से लेके 26, 27, 28, 29, तो ये 4 इयर्स का आपका ब्लॉक हो गया। तो इन 4 इयर्स के ब्लॉक में जो पहला साल आएगा 26, उसमें आप क्या कर सकते हो, ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसका मतलब 26, 29 में कितनी एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको, तीन। तीन कैसे, 22, 25 के अंदर 4 इयर्स के अंदर आपको 2 एग्जाम्पशन अलाउ थी। 2 बार आप एलटीसी का बेनिफिट ले सकते थे, 2 बार आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते थे, लेकिन आपने ट्रेवलिंग एक ही बार की, तो उन दो में से एक ही आपने ट्रेवलिंग की, तो एक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई बच्चा बोले सर मैंने दोनों ही नहीं की, तो एक ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता। तो एक कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर 26, 29 के अंदर। तो 26 और 29 के अंदर आपकी टोटल 3 हो जाएगी। लेकिन 3 का तरीका भी बताया गया है कि जो कैरी फॉरवर्ड है उसको आपको पहले साल लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप 2 एग्जाम्पशन और क्लेम कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा 26 और 29, उसमें आपको टोटल 3 एलटीसी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड है उसको आपको पहले साल ही क्या करना होता है, अवेल्ड करना होता है। Now we come to the point number 2. अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परक्विजिट की बात करें, तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 इज अ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई एंड एनी फैमिली मेंबर। पहला परक्विजिट कौन सा था बेटा, एलटीसी। नाउ वी कम टू द सेकंड परक्विजिट, दैट इज अ मेडिकल फैसिलिटी। यदि कोई भी एम्प्लॉय को और उसके फैमिली मेंबर को, एम्प्लॉय को और उसके फैमिली मेंबर को यदि कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट यदि प्रोवाइड करता है, यदि वो ट्रीटमेंट यदि इंडिया में किया जा रहा है, या ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर भी हो सकता है, यदि ट्रीटमेंट यदि इंडिया में किया जा रहा है तो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। और यदि ट्रीटमेंट यदि इंडिया के बाहर किया जा रहा है, और यदि मेडिकल फैसिलिटी के साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ यदि आने जाने का खर्चा और होटल एक्सपेंसेस भी यदि बियर किए जाते हैं, तो उनका भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया में दिया तो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट का ही एग्जाम्पशन मिलता है, आने जाने का खर्चा, ट्रेवलिंग का और स्टे का एक्सपेंसेस का एग्जाम्पशन नहीं मिलता। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो फुल्ली टैक्सेबल हो। तो आपको ये याद रखना है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है और कितना अमाउंट टैक्सेबल। आई रिपीट, कौन बेटा,
और परक्विजिट के अंदर जो अपन ये बात कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको याद रखना होता है। अब जो अपन नॉर्मल परक्विजिट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इनमें इंपैक्ट पड़ेगा इंटरनल पॉइंट्स के अंदर कोई पॉइंट में आ जाए तो यदि कोई भी एम्प्लॉयर, बोलो मेरे साथ, यदि कोई भी एम्प्लॉइज को यदि कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो दो पार्ट के अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में या मेडिकल फैसिलिटी आपने इंडिया के बाहर प्रोवाइड की, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट आपका इंडिया के बाहर हो रहा है। तो पॉइंट नंबर ए, थोड़ा जूम कर देता हूं, पॉइंट नंबर ए, यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया में हो रहा है तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा। यदि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या बेटा, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यदि मतलब एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है, मतलब एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। तो आपको पता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता होता है और जेन्युइन होता है। तो यदि आप जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा या कहीं भी होगा तो क्या होगा, हम रीइंबर्स कर देंगे, और आपने ट्रीटमेंट कहाँ किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, कहां किया, तो फुल्ली अमाउंट एग्जाम। मतलब ये कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की और एम्प्लॉई ने जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल की या उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ किसका, एम्प्लॉई का या उसके फैमिली मेंबर का, तो एम्प्लॉई का या उसके फैमिली मेंबर का यदि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इंडिया में, और इंडिया में कहां किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, मतलब कहने के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल को क्या कर रखा है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर यदि मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट 1 लाख का हुआ हो या 5 लाख का हुआ हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर बी, यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया के बाहर हो रहा है, यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया के बाहर हो रहा है तो उस केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो आपको देखना होगा। पहला पॉइंट, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे और बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। तो यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि इंडिया के बाहर किया जा रहा है तो जो बेनिफिट ऑफ ट्रेवल है, क्या बेटा, बेनिफिट ऑफ ट्रेवल और बेनिफिट ऑफ स्टे, इसमें एक एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर मतलब 1% और इंडिया के बाहर जा रहा है तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि वो अकेले ना जाए, तो साथ में क्या कर सकता है, वो अपने केयर टेकर को, अटेंडी को लेके जा सकता है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट में तो अटेंडी क्यों आएगा, तो अटेंडी किस केस में आएगा, बेनिफिट ऑफ स्टे में आएगा और बेनिफिट ऑफ ट्रेवल में आएगा। और बेनिफिट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा, ओनली मरीज, मरीज कौन हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है और उसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो कोई भी एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर, उसका यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि किया जाता है तो आरबीआई ने जितना भी लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखा है फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है। और यदि इंडिया के बाहर स्टे करने का भी यदि एम्प्लॉयर ने यदि एक्सपेंसेस बियर किए तो जो भी बेनिफिट और स्टे दिया गया है 1% का और 1 अटेंडी का, तो जितना आरबीआई ने लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखा है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। और बेनिफिट ऑफ ट्रेवल के अंदर भी अगेन 1% और 1 अटेंडी, तो 1% और 1 अटेंडी बेनिफिट ऑफ स्टे में भी कवर्ड है और बेनिफिट ऑफ ट्रेवल में भी कवर्ड है। तो बेनिफिट ऑफ ट्रेवल के अंदर ये फुल्ली अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा। बेनिफिट ऑफ ट्रेवल जो भी पेशेंट का दिया गया और 1 अटेंडी का दिया गया तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। यदि जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर सिर्फ सैलरी काउंट नहीं किया जाएगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग और सेट ऑफ, ये सारी इनकम को इंक्लूड करते हुए जीटीआई यदि अप टू ₹2 लाख है तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल। समझ में आ गई बात। सर यहाँ पे फैमिली मेंबर के अंदर कौन कौन इंक्लूड किया जाएगा, सर यहाँ पे फैमिली मेंबर का मतलब क्या होगा, फैमिली मेंबर मींस स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉय, स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय वेदर मेजर और माइनर और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ एम्प्लॉइज। और यदि मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में यदि एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखा है
तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि हो रखा है तो फिर तो एम्प्लॉयर को खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा था, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लेता है, तो यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस यदि करा रखा है तो उस केस में जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए करा रखा है तो एम्प्लॉय का फायदा हो गया, लेकिन वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर एम्प्लॉयर को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है, रीइंबर्स हो जाता है। तो ये याद रखना होगा, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है, और आजकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सब में ये होता है कि आप किसी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज में जाओ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के लिए क्या करता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है। एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो एवरी ईयर का जो अमाउंट रहता है वो कभी भी ऐड नहीं होगा, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि मेडिकल ट्रीटमेंट यदि प्रोवाइड करता है तो जितना मैंने बताया उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा इन द एंड ऑफ। समझ में आ रही बात? नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी। यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड करता है, मे बी फर्निश्ड और मे बी अनफर्निश्ड, क्योंकि सिंपल मकान भी हो सकता है और फर्निश्ड भी हो सकता है, लाइक उसमें एसी लगा हुआ हो, टीवी लगा हुआ हो, तो फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जेम्पशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कितना वैल्यू टैक्सेबल होगा। यहाँ पे हम टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, बच्चा धड़ल्ले से पढ़ रहा होता है तो माइंड में क्या होता है, सेट हो जाता है, ये भी एग्जेम्पशन होगी। यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड किया, ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भाड़े पे लेके या किसी होटल के अंदर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय वो आपको पढ़ना है। दैट इज द पॉइंट नंबर। तो पॉइंट नंबर ए, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी तक मैंने क्या बात किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एग्जेम्पशन मिलती थी, यहाँ पे एग्जेम्पशन तो किसी भी केस में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप बात करो टैक्सेबल कितना होगा यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड किया, और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो देन जो भी लाइसेंस फीस जो डिसाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो लाइसेंस फीस क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मींस यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप एम्प्लॉय हो और वो आपको यदि कोई अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो उसका जो लाइसेंस फीस डिसाइडेड है वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एग्जेम्पशन नहीं बता रहा हूं, टैक्सेबल अमाउंट बता रहा हूं। Now we come to the point number B. Point number B is other than government employee. तो यदि other than government employee मतलब जो प्राइवेट एम्प्लॉइज है, तो जो प्राइवेट एम्प्लॉइज है और प्राइवेट एम्प्लॉइज के केस में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड किया, तो वो अकोमोडेशन हो सकता है कि एम्प्लॉयर का खुद का हो सकता है कि भाड़े पे लाके दिया। तो पहला पॉइंट, यदि वो एम्प्लॉयर का खुद का है, मींस यदि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो अकोमोडेशन फैसिलिटीज ओन बाय एम्प्लॉयर है, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये डिपेंड करता है, सैलरी का परसेंटेज अमाउंट हम ऐड कर देंगे आपकी सैलरी के अंदर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस सिटीज के अंदर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। इफ सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस अप टू 15 लाख, पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख तक है, तो सैलरी का 5% ऐड करना पड़ेगा एज ए रेंट फ्री अकोमोडेशन। और यदि जिस एरिया के अंदर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, यदि उसका पॉपुलेशन 15 लाख से लेके 40 लाख है तो सैलरी का 7.5%, और जिस एरिया के अंदर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है यदि वहां का पॉपुलेशन यदि 40 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 10%। तो आपको ये याद रखना है, सैलरी का जो परसेंटेज होगा तो 5% होगा या 7.5% होगा या 10% होगा। राइट एवरीवन? अभी थोड़ी देर में सैलरी का मतलब भी आपको मैं बता दूंगा। समझ में आ गई बात? और यदि अकोमोडेशन जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है यदि भाड़े पे लाके दिया, तो भाड़े पे लाके यदि दिया तो जितना भी भाड़ा लग रहा है, क्या बोला मैंने, जितना भी भाड़ा लग रहा है वो भाड़ा हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, दिस इज द अमाउंट टैक्सेबल इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। और यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट रिकवर कर लेता है, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन या अकोमोडेशन प्रोवाइड करता हूं, तो यदि एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइड किया तो एक बार इसके अकॉर्डिंग अमाउंट टैक्सेबल कर लो,
फिर एम्प्लॉयर बोलता है कि आपकी सैलरी में से 5,000 रुपीज काटूंगा, तो जितना 5,000 रुपीज आपने मंथली काटा वो आपका क्या हो जाएगा, बेनिफिट कम हो जाएगा। तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर किया वो अमाउंट आपको क्या करना होगा, टैक्सेबल अमाउंट में से डिडक्ट करना होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब आपको निकालना है कि ये टैक्सेबल अमाउंट है, और यदि एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट एम्प्लॉयर को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए पे कर दिया तो उसका बेनिफिट कम हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा बताता हूं। मीनिंग ऑफ सैलरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, BDBACM। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। और जनरली अकोमोडेशन फैसिलिटी एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी का जो मतलब है BDBACM, बी फॉर बेसिक पे, डी फॉर डियरनेस अलाउंस, लेकिन पूरा डियरनेस अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा, इफ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला इंक्लूड होगा। BD हो गया, बी फॉर बोनस, ए फॉर टैक्सेबल अलाउंसेज, मतलब अलाउंसेज आएगा लेकिन टैक्सेबल पार्ट। C फॉर कमीशन ऑल टाइप, चाहे एज ए परसेंटेज ऑफ कमीशन है चाहे एज ए फिक्स्ड कमीशन हो, और M फॉर अदर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग परक्विजिट। तो ये हो गया आपका सैलरी का डेफिनेशन, BDBACM। B for basic pay, D for dearness allowance if as per terms of employment, B for bonus, A for allowances taxable part, C for commission, M for monetary perquisite, monetary income perquisite के अलावा। लेकिन ये जो भी सैलरी आपको कैलकुलेट करना है, ये सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा ड्यू बेसिस पर, क्योंकि आपको पता है सैलरी जो कैलकुलेट होता है वो ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी आपको लेनी है पूरी एक्चुअल बेसिस पे लेनी है, पूरे 12 महीने की कंसिडर करनी है जितने पीरियड के लिए आपने काम किया। यदि आपने 8 महीने, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 8 महीने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया तो सैलरी भी क्या होगी, 8 महीने की ही कंसिडर की जाएगी, ड्यू बेसिस पे कंसिडर की जाएगी। एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस ऑफ सैलरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 12 महीने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, तो 12 महीने की सैलरी तो आपकी ड्यू हो ही गई, और 3 महीने की एडवांस सैलरी भी आपको दे दी, तो वैसे आपको टोटल 15 महीने की सैलरी रिसीव हो गई। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी, फॉर द पर्पस ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको ये याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, कि यहाँ पे जो सैलरी आएगी वो एक्रुअल बेसिस वाली ही सैलरी कंसिडर करनी होगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट के लिए जब आप 5%, 7.5% या 10% या 10% करोगे तो किसका करोगे, सैलरी का करोगे। और सैलरी में क्या आएगा, BDBACM, जो एक्रुअल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे आएगा। एडवांस सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी कंसिडर नहीं किया जाएगा, और उतने ही पीरियड का किया जाएगा जितने पीरियड के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की। कोई कंफ्यूजन? Note number 1, if hotel facility is provided at the time of transfer of employee, यदि कोई होटल फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की जाती है, पहले होटल फैसिलिटी का पर्पस बता देता हूँ कितना होगा। यदि कोई भी एम्प्लॉय को यदि होटल अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड करता है तो टैक्सेबल अमाउंट वो नहीं होगा, क्योंकि होटल के चार्जेस ज्यादा होते हैं, होटल के चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो जो हायर चार्जेस और 10% होता है, वो 10% की जगह कितना हो जाएगा आपका 24%। कितना हो जाएगा, 24%। नॉर्मली यदि एम्प्लॉयर भाड़े पे लाके, यदि फॉर एग्जांपल भाड़े पे मकान लेके यदि एम्प्लॉय को अकोमोडेशन यदि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी, यही किया था अपन ने। लेकिन 10% की जगह होटल के केस में क्या हो जाएगा, होटल चार्जेस आएगा, और 10% की जगह कितना आएगा, 24% ऑफ सैलरी। और सैलरी का वही मतलब होगा BDBACM। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, यदि एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट यदि रिकवर किया गया है वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। नोट नंबर 1, यदि होटल फैसिलिटी यदि किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है, जैसे एम्प्लॉय दिल्ली में जॉब कर रहा है और उसका ट्रांसफर हो गया फॉर एग्जांपल चेन्नई के अंदर, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि अब आपको क्या करना है, अब आप अपने पहले दिल्ली में जॉब करते थे, हमने हमारी ब्रांच चेन्नई के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप वहां पे रूम नहीं ले लेते हो हम आपको क्या करेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे होटल के अंदर। तो इफ होटल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय और इफ इट इज अप टू 15 डेज, तो ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं। और यदि
20 दिन का यदि प्रोवाइड किया गया तो 15 दिन का टैक्सेबल नहीं होगा और 5 डेज का ही टैक्सेबल होगा। 15 दिन से ऊपर जो भी होटल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, कि यदि कोई भी एम्प्लॉय को यदि अपनी जॉब से यदि ट्रांसफर करता है तो नई जगह जाता है तो ऑब्वियसली अकोमोडेशन लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो एम्प्लॉय को क्या करता है, होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है। तो 15 दिन तक का यदि कोई भी अकोमोडेशन यदि प्रोवाइड किया जाता है तो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने फैसिलिटी निकाली है होटल को छोड़ के, होटल तो ऑलरेडी क्या होता है, अलग से नहीं होता, तो होटल को छोड़ के यदि कोई भी अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो ये जो टैक्सेबल जो अमाउंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, अनफर्निश्ड का आ रहा है। तो यदि फर्नीचर भी यदि अलग से प्रोवाइड किया जाता है तो फर्नीचर का वैल्यू भी आपको ऐड करना होगा। यदि वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, और यदि एम्प्लॉयर ने बारे पे लाके यदि प्रोवाइड किया है, फर्नीचर का मतलब क्या हुआ, लाइक एसी प्रोवाइड किया, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया या प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया या कोई भी और फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की, तो देन जो भी फर्नीचर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, तो यदि एम्प्लॉयर का खुद का है तो जो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट है फर्नीचर की उसका 10% पर एनम के हिसाब से आपको ऐड करना होगा। और यदि एम्प्लॉयर बारे पे लाके यदि प्रोवाइड करता है तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, इतना अमाउंट आपको ऐड करना होगा। कोई डाउट? Now we come to the point number 4th, valuation of employees obligation made by the employer। एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन, सिंपल सा पॉइंट ये आता है, यदि कोई भी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर ने यदि पे कर दिया तो आप देखोगे तो एम्प्लॉय का फायदा हो गया, एम्प्लॉय का पैसा बच गया। तो यदि एम्प्लॉइज की कोई भी पर्सनल ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉयर यदि उसको पे कर देता है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी के ना पूरा का पूरा अमाउंट ऐड होगा। अगेन यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट है, एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्सेबल की बात कर रहा हूँ कि यदि एम्प्लॉइज की कोई भी पर्सनल ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने यदि उसको पे कर दिया तो एम्प्लॉय का वो पैसा बच गया, तो एक तरीके से एम्प्लॉय का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो जितना भी अमाउंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर है उसको क्या करना होगा, एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड करना होगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5th, LIC प्रीमियम या एनी डेफर्ड एन्युटी प्रीमियम पेड और बोन बाय द एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉइज के लिए LIC प्रीमियम या कोई भी डेफर्ड एन्युटी प्रीमियम, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो मैंने बता दिया कि वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन यदि LIC प्रीमियम यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए पे करता है तो वो जो भी LIC प्रीमियम जितना भी एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है वो एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड होगा, उसमें एग्जेम्पशन नहीं। other fringe benefits provided by the employer to employee। यदि कोई भी फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, तो यदि कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यदि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉइज को यदि प्रोवाइड किए जाते हैं तो कितना कितना अमाउंट वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना है। पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। एक होता है एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी का मतलब ये हुआ कि लोन नहीं है, एज ए एडवांस दे दिया 1 या 2 महीने का, लेकिन कभी कभी नॉट एज ए एडवांस एम्प्लॉय आता है, भैया मुझे लोन दे दो, क्या दे दो, मुझे लोन दे दो। तो यदि आप एम्प्लॉय से यदि आप एम्प्लॉयर से यदि आप लोन लेते हो तो जो भी आपने लोन लिया वो बेनिफिट माना जाएगा यदि कंसेशनल रेट पे यदि आपको लोन दिया गया है। किस पर दिया गया है, जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 9%, और यदि एम्प्लॉयर भी यदि 9% पे लोन देता है तो फिर तो क्या बेनिफिट हुआ, लेकिन बेनिफिट हुआ यदि फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चलता है 9% का, बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 9% का है, और एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं तेरे को 6% पर एनम पे क्या करूंगा, लोन दे दूंगा, तो कितना फायदा हुआ, 3%। तो यहाँ पे यही है, अगेन मैं एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, टैक्सेबल अमाउंट। तो यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को या एम्प्लॉयर से यदि कोई भी इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन यदि रिसीव करता है तो देन ये क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, लोन अमाउंट, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया 20 लाख का, तो 20 लाख इनटू मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 9% और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया 6% पर एनम पे, तो 3% पर एनम हो गया। ये याद रखने वाली बात है क्वेश्चंस के अंदर कि 3% जो आया वो पर एनम का बेनिफिट है, और यदि साल भर में जो भी आपका प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है एग्जाम के पॉइंट से उसमें फॉर एग्जांपल 4 मंथ से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको नंबर ऑफ डेज और मंथ के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा जितने पीरियड का लोन, लेकिन जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो मंथ के आधार पे नहीं होता, वो पूरे ईयर के आधार पे होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करोगे जिसके साथ आप कंपेयर करोगे, जैसे मैंने बोला मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है,
चलिए मार्केट मतलब एसबीआई, तो एसबीआई का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ 24-25, तो प्रीवियस ईयर 24-25 का जो फर्स्ट डे दैट इज 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2024 को एसबीआई का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करना है, और देन एम्प्लॉयर ने जो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो भी आपको लोन प्रोवाइड किया, जो दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा इनटू लोन अमाउंट, दैट इज अ वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इन द एंड ऑफ। नोट नंबर 1, यदि कोई भी लोन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है इन एग्रीगेट नॉट इंडिविजुअल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से क्या करता है, लोन ले लेता है, पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, खुद की पढ़ाई के लिए लोन ले लेता है, या नंबर ऑफ पर्पसेस। तो किसी पर्पस के लिए आपने लोन लिया, बच्चे की शादी के लिए लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल मकान बनाने के लिए लोन ले लिया, तो यदि आपने लोन जितने भी लिए सबको एग्रीगेट कर लो, तो इफ लोन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन एग्रीगेट टोटल अप टू ₹20,000 है, तो भैया इतना लोन तो बनता है। तो यदि 20,000 रुपए तक का, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एग्रीगेट यदि लोन दिया है, तब तो ₹1 टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज जितना मैंने फैसिलिटी बताया उतना अमाउंट एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 लोन दे रखे हैं, एक 15,000 का, एक 10,000 का, तो इंडिविजुअली दोनों लोन 20,000 रुपीज से कम है, लेकिन आपको इंडिविजुअली चेक नहीं करना, आपको एग्रीगेट में चेक करना है, और एग्रीगेट के अंदर दोनों लोन 15,000 और 10,000 कितना हो गया 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपीज का ये लोन एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से ले रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा, जैसा अपने ऊपर पड़ा, उतना अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी, that is a use of movable asset of the employer by the employee। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है, बिजनेस के अंदर असेट प्रोवाइड कर देता है। जनरली ये तो नॉर्मल सी बात है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को जनरली नॉर्मल बिजनेस के अंदर लैपटॉप और कंप्यूटर तो प्रोवाइड करता ही करता है, उसके अलावा घर पे ले जाने के लिए, घर पे ले जाने की बात कर रहा हूँ कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि लैपटॉप दे दिया तुम्हारा हो गया, तुम घर पे ले जाओ, यूज करने के लिए घर पे दे दिया, या कार्ड दे दी, एसी दे दिया, तो कार्ड को तो अपन अलग से बात करेंगे, कार को तो अपन अलग से बात करेंगे। तो यदि फॉर एग्जांपल क्या बेटा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी असर, यदि कोई भी मूवेबल असर यदि यूज करने के लिए प्रोवाइड किया, तो कितना अमाउंट, आपको ये समझ में आ गया है कि अब मैं एग्जम्पशन नहीं बता रहा हूँ, टैक्सेबल अमाउंट ही बता रहा हूँ। तो यूज ऑफ द मूवेबल एसेट ऑफ द एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय, पहला केस, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप यदि यूज करने के लिए प्रोवाइड करता है, तो ये जनरली एम्प्लॉयर का ही फायदा माना जाता है कि भैया रात में 2 बजे भी काम करा लेगा, 3 बजे भी काम करा लेगा। तो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, ₹1 भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा कोई भी एसेट लाइक टेलीविजन, एसी या सोफा, जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। 2 बातें, एम्प्लॉयर ने कैसे प्रोवाइड किया, परचेज करके प्रोवाइड किया या रेंट पे लेके प्रोवाइड किया। यदि एम्प्लॉयर ने परचेज करके यदि प्रोवाइड किया, मतलब एम्प्लॉयर यदि ओनर है, तो 10% पर एनम 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। और यदि एम्प्लॉयर किराए पे लेके यदि वो एसेट यूज करने के लिए यदि एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड करता है, तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज द परक्विजिट, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। Now we come to the next point. अब फॉर एग्जांपल लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी एसी या कोई भी एसेट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड पुरानी हो जाएगी, तो बहुत बार वो एसेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम खरीद लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, पुराने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एसी, फर्नीचर्स जो भी बिजनेस के अंदर यूज किए जा रहे हैं या एम्प्लॉय को दे रखे हैं, वो आपको क्या करने, आफ्टर सर्टेन पीरियड डिस्पोज ऑफ करके नया खरीदना होता है। तो जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपके एसेट यूज आ रही है, उन एसेट को आपने सर्टेन पीरियड के बाद क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, और ये सेल किसको किया, एम्प्लॉई को सेल किया। तो यदि आप एम्प्लॉई को यदि आप सेल करते हो, तो क्या एम्प्लॉई के एंड में कुछ अमाउंट इंक्लूड होगा, यस, यदि कोई अमाउंट बेनिफिट होगा तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर भी है, यूज के केस में कंप्यूटर लैपटॉप का बेनिफिट नहीं माना जाता, लेकिन जब बेचने की बारी आती है, तो बेचना मतलब परमानेंटली बेच दिया। तो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे एसी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी मूवेबल एसेट हो, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय को कोई भी मूवेबल एसेट यदि बेच देता है,
तो एम्प्लॉई के लिए क्या बेनिफिट होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस दिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ये एसेट प्रोवाइड की उस दिन की डब्ल्यूडीवी क्या है, डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, और कितने में बेचा। तो फॉर एग्जांपल जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई भी एसेट बेच रहा है तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू, उस एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज है, तो 25,000 रुपीज की रिटर्न डाउन वैल्यू वाली एसेट आपने एम्प्लॉई को बेच दी 15,000 में, क्या एम्प्लॉई का फायदा हो रहा है? आंसर इज यस। एम्प्लॉई का कितना फायदा हो रहा है? 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज क्या होगा, एम्प्लॉई की सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा एज ए परक्विजिट। अब पॉइंट याद है सर, ये बेनिफिट तो आपको निकालना आता है। सर हाउ टू कैलकुलेट द डब्ल्यूडीवी? सर डब्ल्यूडीवी होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपने एसेट एक्चुअली एक्वायर्ड की थी माइनस नंबर ऑफ ईयर का डेप्रिसिएशन, और ये नंबर ऑफ ईयर का जो भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे ये हर एसेट पर अलग अलग होता है। कैसे होता है दिखा देता हूं, फटाफट आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। पहला केस कंप्यूटर और लैपटॉप। तो कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, तो टैक्सेबल अमाउंट तो मैंने बोला कि चाहे कंप्यूटर और लैपटॉप हो, चाहे आपकी कार हो या कोई भी फर्नीचर हो, एसी हो या कुछ भी एसेट हो, होगा क्या, डब्ल्यूडीवी माइनस सेल कंसिडरेशन, दैट इज अ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके इन केस ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। और कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको पता होगा कंप्यूटर खरीदते ही थोड़े पीरियड के बाद क्या होता है, कंप्यूटर की वैल्यू धीरे धीरे डाउन जल्दी होती है। कंप्यूटर के केस में वैल्यू जल्दी खत्म होती है, कार के केस में और कम होती है, बाकी एसेट में और कम होती है। तो कंप्यूटर के केस में जो भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो एट द रेट 50%, कैसे 50% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। क्या बेटा, क्या वर्ड यूज किया गया है? डेट ऑफ परचेज से जितने भी कंप्लीटेड ईयर है, मतलब पार्ट ऑफ ईयर इग्नोर। तो जितने भी कंप्लीटेड ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज आपको कैलकुलेट करने, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से जितने भी आपके कंप्लीटेड ईयर हो चुके हैं उतने ईयर का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 50% के आधार पे ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड। तो वो आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन किस में से माइनस करोगे, कॉस्ट में से। तो कॉस्ट में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। लैपटॉप और कंप्यूटर के केस में कितना डेप्रिसिएशन माइनस करना है, 50%। 50% ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। और ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आएगा आपका डब्ल्यूडीवी, और डब्ल्यूडीवी में से यदि आप सेल कंसिडरेशन माइनस करोगे तो ये आएगा टैक्सेबल अमाउंट इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। और ये जितनी भी बातें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी और मिस्टेक आपकी कम हो जाएगी, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी था कि आप एम्प्लॉय के एंगल से देखोगे कि कितना फायदा होगा। तो जो फायदा होगा वो फॉर्मूला आपको पता है, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू डब्ल्यूडीवी माइनस सेल कंसिडरेशन। जो आपको याद करना है वो डब्ल्यूडीवी याद करना है कि डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना लगेगा, 50%। 50% ऑन डब्ल्यूडीवी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। कार के केस में भी आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो वही होगा, डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन। लेकिन डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 50% की जगह 20% होगा इन केस ऑफ कार। कितना परसेंट, 20% ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, सेम डॉट 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 डॉट। और इन केस ऑफ अदर एसेट, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप और कार के अलावा कोई भी एसेट लाइक एसी, लाइक सोफा, लाइक प्रोजेक्टर या कोई भी एसेट एम्प्लॉय यदि एम्प्लॉय को बेच देता है तो टैक्सेबल अमाउंट एम्प्लॉय का फायदा क्या होगा, उस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेल कंसिडरेशन। जितना एम्प्लॉय ने कम अमाउंट दिया वो एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। सर रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक दोनों में हमने डब्ल्यूडीवी मेथड के आधार पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो 10% पर एनम होगा, 10% होगा डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जो डब्ल्यूडीवी जो मेथड है वो ब्लॉक के आधार पे नहीं होगा, नॉर्मल डब्ल्यूडीवी मेथड है। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो अकाउंट्स वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने पीसीबी भी पढ़ लिया होगा तो उनके दिमाग में सेक्शन 32 आ जाता है। तो सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन नहीं है ये, क्योंकि सैलरी का चैप्टर है। ये एम्प्लॉय के एंगल से बात की जा रही है कि उसके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यूडीवी कितनी है और एम्प्लॉय से कितना अमाउंट रिसीव्ड किया।
या एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट पे किया, वो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो गलती से पीसीपीबी वाले बच्चों के दिमाग में एग्जाम में एक बार फिर आ जाता है सर सेक्शन 32। यहाँ सेक्शन 32 का कोई रोल नहीं है। ये जो नॉर्मल जो आपने अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, डब्ल्यूडीवी मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहाँ पे जो आपको करना है नंबर ऑफ मंथ की बात आएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो परचेज से आपके जितने भी ईयर हुए, 3 साल 3 महीने हुए तब भी 3 साल आएगा, और 3 साल 9 महीने होगा तो भी 3 साल आएगा, सिर्फ यही चेंज है। बाकी डब्ल्यूडीवी मेथड पे आपको 50% या 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन केस ऑफ कार और लैपटॉप एंड कंप्यूटर, और एनी अदर असेट के केस में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल गिफ्ट टू एम्प्लॉय। कुछ बच्चों के दिमाग में अलग है, सर जो गिफ्ट होता है सर वो तो आपने पढ़ाया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। यदि गिफ्ट आपको एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिलता है तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। यदि एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से यदि कोई भी गिफ्ट मिलता है, केस में मिलता है, तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो 100 रुपए हो चाहे वो 500 रुपए हो। तो यदि केस में एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी गिफ्ट मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल इन काइंड। यदि काइंड के अंदर यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई भी गिफ्ट मिलता है 5000 रुपीज से कम पूरे साल भर में, तो देन वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो फुल्ली टैक्सेबल है। कितना अमाउंट, 5000 रुपीज। कितना अमाउंट, 5000 रुपीज पर एनम। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से 5000 रुपीज का जो गिफ्ट मिलता है काइंड में, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, तो जो भी आपको गिफ्ट मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू यदि 5000 रुपीज से कम है, तो देन 1 रुपए का भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अदरवाइज 5000 से ऊपर का गिफ्ट है तो पूरा का पूरा गिफ्ट एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो हमें पता है कि जब एम्प्लॉय को कोई ऑप्शन प्लान देता है कि आप कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकते हो लेस देन दी मार्केट प्राइस, तो लेस देन दी मार्केट प्राइस यदि आप शेयर्स यदि एक्वायर करते हो तो इसमें एम्प्लॉय का क्या फायदा है, क्योंकि फ्री में तो मिलते नहीं, आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, लेकिन आपको प्राइस नॉर्मल मार्केट वैल्यू नहीं देनी पड़ती है, उससे कम में देनी पड़ती है। तो इस केस में आपके लिए फायदा क्या होगा, मैं सिंपल आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय और वो कंपनी आपको क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, और कंपनी आपको बोलती है कि आप हमारे एम्प्लॉइज हो, तो ये शेयर्स हम नॉर्मली मार्केट में इशू कर रहे हैं, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर्स हम आपको दे रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 150 रुपए पर शेयर है, लेकिन हम आपको इशू कर रहे हैं ओनली 70 रुपीज में। तो एज एन एम्प्लॉय आपका क्या फायदा होगा, ड्यू टू द रीजन ऑफ आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया, 150 रुपए का शेयर कितने का दे दिया, 70 रुपए का दे दिया, तो आपको फायदा कितना हुआ, 80 रुपीज पर शेयर। तो ये 80 रुपीज पर शेयर क्या होगा, ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, ये आपकी सैलरी के अंदर ऐड होगा। अगेन मैं यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं बता रहा हूँ, टैक्सेबल अमाउंट ही बता रहा हूँ। आई रिपीट, यदि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉइज को यदि कोई भी शेयर्स यदि इशू किए जाते हैं तो एम्प्लॉइज के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस इशू प्राइस टू एम्प्लॉय, और फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी टेकन ऑन द डेट, कौन से दिन की, जिस दिन ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय को कोई भी लंच फैसिलिटी देता है, यदि 50 रुपीज पर मील तक का यदि कोई भी लंच फैसिलिटी यदि प्रोवाइड किया जाता है और ये लंच ऑफिस प्राइमाइजेज में या पेड वाउचर के थ्रू दिया गया है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। और एम्प्लॉय को कोई भी टी कॉफी यदि ब्रेकफास्ट यदि ऑफिस में यदि प्रोवाइड करता है तो देन 50 रुपीज की भी लिमिट नहीं है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। और यदि लंच रिमोट एरियाज, क्योंकि रिमोट एरियाज के अंदर यदि आपका एम्प्लॉय बहुत दूर दराज के अंदर यदि काम करता है तो उस केस में यदि आपने ये लंच यदि प्रोवाइड किया है तब भी ये लंच की जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को दी जा रही है ये टैक्सेबल नहीं होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। कोई कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू द परक्विजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल ओनली इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अभी जो मैं परक्विजिट आपको बता रहा था वो परक्विजिट सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल थे। अब जो मैं परक्विजिट की बात करने वाला हूं वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के एंड में टैक्सेबल होंगे, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा यदि इन तीन में से यदि आप किसी भी कैटेगरी के अंदर यदि फॉल करते हो। यदि एम्प्लॉय डायरेक्टर है किसी भी एम्प्लॉयर कंपनी का, या एम्प्लॉय यदि एम्प्लॉय का किसी भी एम्प्लॉयर कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब 20% और मोर
इंटरेस्ट हो। या थर्ड, यदि एम्प्लॉय 1 और 2 कैटेगरी के अंदर रिकवर नहीं करता तो उसकी मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी 50,000 रुपीज से ज्यादा हो। आई रिपीट, यदि एम्प्लॉय डायरेक्टर है या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है कंपनी के अंदर 20% और मोर, या एम्प्लॉय पॉइंट नंबर 1 और 2 के अंदर कवर्ड नहीं है तो उसकी मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 किसी भी कैटेगरी के अंदर यदि आप पोल करते हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाओगे, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तभी ये 5 परक्विजिट आपके लिए टैक्सेबल होंगे। और यदि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कैटेगरी में नहीं आते तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो परक्विजिट जो बताने वाला हूं वो आपके एंड में टैक्सेबल नहीं होंगे। ये 5 परक्विजिट आपके एंड में तभी टैक्सेबल होंगे जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होंगे। तो यस, यदि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 5 परक्विजिट भी आपके एंड में टैक्सेबल होंगे। तो वी कम टू द फर्स्ट परक्विजिट फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 1 इज अ मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी। यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को कोई भी मोटर कार या कोई भी कन्वेंस फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है तो अगेन कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पे एग्जेम्पशन की बात की गई है। क्या बात की गई है? एग्जेम्पशन और टैक्सेबल दोनों बात की गई, एग्जेम्पशन भी और टैक्सेबल। एग्जेम्पशन एक में ही किया गया, अदरवाइज टैक्सेबल बताया गया, तो मेनली टैक्सेबल है। तो यस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि कोई भी एम्प्लॉय, अपन तो अपने एंगल से बात करें तो यदि मैं एम्प्लॉय और मेरा एम्प्लॉय यदि मुझे कोई मोटर कार या कन्वेंस फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है, यदि ऑफिस के पर्पस के लिए मुझे यदि कार दी जाती है, कार फैसिलिटी दी जाती है, तो इसमें मेरा क्या फायदा है? ये तो ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन उस केस में एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर जर्नी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की गई है। तो यदि एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर से कार मिली यदि वो ओनली ऑफिस पर्पस के लिए यूज की जाती है, ओनली ऑफिस पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कार मिलती है जो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना है, फ्रेंड्स को लेके जाना है, घूमने के लिए जाना है, खुद को जाना है, आप लेके जा सकते हो, फुल्ली पर्सनल पर्पस, तो इसमें दो बातें होगी कि एम्प्लॉय को जो कार मिली जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की, तो एम्प्लॉयर की खुद की है या एम्प्लॉयर ने बारे पे लाके दी। तो यदि एम्प्लॉयर की यदि खुद की है, यदि एम्प्लॉयर की यदि खुद की और एम्प्लॉयर ये कार यदि एम्प्लॉय को देता है, तो देन कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, ये तो मोटर कार का हो गया। और ड्राइवर भी साथ में दिया जाता है, तो ड्राइवर सैलरी ई पेड बाय द एम्प्लॉयर, और साथ में यदि रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी यदि एम्प्लॉयर बियर करता है तो वो भी अमाउंट ऐड करना होगा। दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है, ओनली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए प्रोवाइड करता है, और ये कार एम्प्लॉयर की खुद की नहीं है, भाड़े पे लाके यदि प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयर की क्या कॉस्ट लग रही है? दैट इज हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो कार के जो भी हायर चार्जेस है उसके अलावा एम्प्लॉयर क्या करता है? ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है, तो ड्राइवर सैलरी भी ऐड होगी यदि एम्प्लॉयर ने पे किया होगा। और इसके अलावा एम्प्लॉयर यदि रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी यदि बियर करता है तो वो अमाउंट भी आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। एंड थर्ड, ऐसा भी हो सकता है मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब कार एम्प्लॉय की खुद की हो और एम्प्लॉयर क्या बोले कि भैया मैं ड्राइवर दे दूंगा और रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बियर कर दूंगा, तो मेरा कार का तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, तो कार वाला पार्ट तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना क्योंकि एम्प्लॉय की खुद की कार है। तो आपको क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? जो भी रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और ड्राइवर सैलरी जो एम्प्लॉयर के द्वारा पे की जा रही है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर बाय एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय ने यदि एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट रिकवर किया गया वो तो आपको सबके अंदर याद रखना होता है, वो अमाउंट आपको माइनस करना होता है। एक्चुअली पॉइंट नंबर ए और बी बहुत इजी होता है। ए और बी बच्चा जो कॉमन सेंस से यदि समझ के करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। यदि ऑफिशियल पर्पस के लिए, ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो ऑफिस पर्पस के लिए, तो एम्प्लॉय का पर्सनल क्या बेनिफिट है। यदि एम्प्लॉयर कार्ड दे रहा है और एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए दी जा रही है तो एम्प्लॉयर जो जो पे करेगा वो सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा। पर इसमें एक याद ये रखना होता है कि यदि एम्प्लॉयर की खुद की कार है तो कार का कितना परसेंट ऐड करना होगा? 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, ये आपको ऐड करना होगा। यदि भाड़े पे लाके यदि दिया तो हायर चार्जेस, बाकी ड्राइवर सैलरी जो भी पे कर रहा है वो एक्चुअल बेसिस पे ऐड होगा। रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जितना भी एम्प्लॉयर बियर करता है वो अमाउंट आपको ऐड करना होगा। इंटरेस्टिंग याद करने वाला आपका हो जाता है पॉइंट नंबर सी, जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। पॉइंट नंबर सी कि मींस एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयर को कोई भी कार फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, पार्टली ऑफिस एंड पार्टली
पर्सनल। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पसेस के लिए, दैट इज पीओपीपी, पीओपीपी, पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल। यदि पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यदि कोई भी कार फैसिलिटी यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि मिलती है, तो पहला केस कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय की खुद की कार है, एम्प्लॉय की खुद की कार है, तो कार के रिगार्डिंग तो आपको बात करनी ही नहीं। रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉय, तब तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, कार भी एम्प्लॉय की है और साथ में जो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो भी एम्प्लॉय ने खुद ने पे किया है, तो एम्प्लॉयर की तरफ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो नो बेनिफिट, नॉट टैक्सेबल। कार खुद की है लेकिन रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने यदि पे किया है, तो उस केस में रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस 1800 रुपए पर मंथ। क्या बोला गया? 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपए पर मंथ आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है तो रनिंग और मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने पे किया पूरा का पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। पूरा टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, मतलब ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है, पर्सनल भी यूज हो रही है, तो जो रनिंग और एक्सपेंसेस बेनिफिटेड हो पूरा का पूरा टैक्सेबल कैसे हो जाएगा? क्योंकि ऑफिस पर्पस के लिए भी तो यूज हो रही है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑफिस नहीं लगाया जाता, तो गवर्नमेंट ने रपा दिया कि भैया जितना भी रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर ने पे किया उसमें से आप माइनस कर दो 1800 रुपए पर मंथ का। यदि जो कार का जो इंजन कैपेसिटी है अप टू 1600 सीसी है और यदि कार का जो कैपेसिटी है यदि मोर देन 1600 सीसी है, तो देन 2400 रुपए पर मंथ आपको माइनस करना होगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। if car owned by the employer, if car owned by the employer, और यदि कार यदि एम्प्लॉयर ने यदि ऑन किया है, यदि कार यदि एम्प्लॉयर ने ऑन किया तो ये तो कार का बेनिफिट हो जाएगा, और ऊपर से रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस यदि एम्प्लॉय ने पे किया, किसने पे किया? तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय द एम्प्लॉय, तो सिर्फ कार का बेनिफिट ऐड करना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर 10% ऐड कर दो या हायर चार्जेस ऐड कर दो ना, क्योंकि पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सन, बोलो पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सन, इसे पीओपीपी आपको बड़े ध्यान से याद करना होता है। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 600 रुपीज पर मंथ और 900 रुपीज पर मंथ, डायरेक्टली ये अमाउंट आपका ऐड होगा। यदि कार की जो कैपेसिटी यदि वो 1600 सीसी है तो 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा, और कार का यदि कैपेसिटी 900 रुपीज पर मंथ है जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो उस केस में क्या होगा? 900 रुपीज पर मंथ ऐड होगा। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोई भी अमाउंट ऐड नहीं होगा। यदि एम्प्लॉयर कार भी दे रहा है और साथ में कार भी दे रहा है और साथ में रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी बियर कर रहा है, तो 600-900 की जगह ये अमाउंट आपका हो जाएगा 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपए पर मंथ। इसमें एक बात याद रखनी होगी कि साथ में ये जो पूरा पॉइंट नंबर जो सी आपने पढ़ा है, साथ में यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ड्राइवर भी यदि प्रोवाइड करता है तो ड्राइवर के फिक्स 900 रुपीज पर मंथ आपको ऐड करने। कुछ बच्चों के दिमाग में फिर डाउट आएगा कि जब ड्राइवर की पूरी सैलरी ऐड कर दो, पीओपीपी पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल, तो पूरी ड्राइवर की सैलरी आप ऐड नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयर यदि ड्राइवर यदि प्रोवाइड करता है और पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल है, तो ड्राइवर सैलरी का आपको और अमाउंट ऐड करना होगा ऊपर वाले अमाउंट पे। कितना अमाउंट ऐड करना होगा? 900 रुपीज पर मंथ, 900 रुपीज पर मंथ। Note number one, this is very important. In case more than one motor car is provided to an employee, in case more than one motor car is provided to an employee, not only for official purpose, 100% यदि ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है, और एक से ज्यादा मोटर कार यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड करता है, तो एक मोटर कार को आप पीओपीपी मान लो और बाकी जितनी भी मोटर कार है वो ओनली पर्सनल पर्पस ही मानी जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी के अलावा यदि अदर कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लाइक स्कूटर या मोटरसाइकिल, तो एनी कन्वेंसेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन मोटर कार, मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड करता है, मतलब वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हम क्या करेंगे? पेट्रोल का खर्चा दे देंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या केस लिया? यदि जो स्कूटर और मोटरसाइकिल है यदि एम्प्लॉय के खुद के हैं और एम्प्लॉयर मीट इज रनिंग एक्सपेंसेस, तो पहला केस बड़ा सिंपल है, ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए रनिंग और मेंटेनेंस दिया जा रहा है,
तो फुल्ली अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और ओनली पर्सनल पर्पस के लिए जो फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल है, यदि एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट रिकवर किया हो तो वो माइनस कर दो, कॉमन पॉइंट आता है। यूज फॉर पीओपीपी आपको याद रखना पड़ेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया माइनस 900 रुपीज पर मंथ, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो मैं परक्विजिट बता रहा हूं वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इफ प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज फॉर एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के केस में फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल कितना होगा, अमाउंट चार्ज फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर सच फैसिलिटीज। मतलब ये कि यदि एयरलाइंस और रेलवेज के केस में जो एम्प्लॉइज है उनका तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अब बसेस के केस में या एनी अदर केसेस के अंदर यदि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि हमारी बसेस के अंदर ट्रेवलिंग कर लो, तो हम बसेस का जो भी चार्जेस लेते हैं किससे, बाकी अदर पब्लिक से, तो अमाउंट चार्ज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। और कोई भी अमाउंट यदि आपने एम्प्लॉय से रिकवर किया तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट इन द एंड ऑफ। पॉइंट नंबर 3, गैस इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाइड टू एन एम्प्लॉय। अगेन ये जो भी गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाईज है, ये एम्प्लॉइज के एंड में तभी टैक्सेबल होगा जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे, बार बार रिपीट कर देता हूँ, टैक्सेबल अमाउंट की ही बात कर रहे हैं कि इफ सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज ऑन सोर्सेज। मतलब ये कि आप जॉब करते हो अडानी पावर में या टाटा पावर के अंदर, और अडानी पावर और टाटा पावर आपको बोलता है कि हम आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि आप टाटा पावर के एम्प्लॉय हो या अडानी पावर के यदि आप एम्प्लॉय हो और आपको यदि इलेक्ट्रिसिटी यदि प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में फ्रॉम हिज ऑन सोर्सेज जो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, भैया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया है, जनरेट। अब बोला टाटा पावर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने मंथली या पूरे साल भर में 1000 यूनिट्स कंज्यूम की, और 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 3 रुपीज पर यूनिट। तो 3 into 1000 दैट इज 3000 रुपीज, दैट इज टैक्सेबल इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय, यदि कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा हो। और यदि एम्प्लॉय को बोले कि भैया हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे लेकिन आपसे मंथली 1000 रुपए या 500 रुपए काटेंगे, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया फॉर एग्जांपल 3000 रुपीज का, कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बाय द एम्प्लॉय, माइनस करेंगे एनी अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो मीन 1000 यूनिट्स कंज्यूम की गई, 1000 यूनिट्स कंज्यूम की गई, 3 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट थी, तो 3000 का एम्प्लॉय का फायदा हो गया। लेकिन एम्प्लॉय को 500 रुपए देने पड़े, तो 500 रुपए काट के क्या हुआ, 2500 रुपए एम्प्लॉय के एंड में ऐड हो जाता if supplied by the employer from his own sources। और यदि एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल कौन है, यदि एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल टीसीएस है, यदि टीसीएस है तो एम्प्लॉयर टीसीएस है तो टीसीएस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता। तो इफ टेकन बाय द एम्प्लॉयर या कोई और कंपनीज है, तो इफ टेकन बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी, तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे, हायर चार्जेस पेड टू सच एजेंसीज माइनस एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट इज अ टैक्सेबल अमाउंट इन द एंड ऑफ। यदि एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को कोई भी स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट यदि प्रोवाइड करता है, तो जो भी सैलरी पे की जाती है इन सच पर्सन को, जो भी अमाउंट रिकवर किया जाता है, दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, दैट विल बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ एम्प्लॉय। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज द एजुकेशन फैसिलिटी। ये एग्जाम के पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज द एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो एम्प्लॉय की खुद की एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, एम्प्लॉय की खुद की एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए भी हो सकता है, और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी हो सकता है। आई रिपीट, यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को ये एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है, तो वो एजुकेशन एम्प्लॉय की खुद की पर्सनल एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, उसमें तो एम्प्लॉयर का ही फायदा है, तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। और यदि एम्प्लॉइज के लिए हो रहा है और फैमिली मेंबर्स के हो रहा है, तो उस केस में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट, यदि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉइज को यदि कोई एजुकेशन फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की जा रही है, तो फुल्ली अमाउंट एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि जितना एम्प्लॉय वेल एजुकेटेड होगा
तब तक एम्प्लॉयर का काम वो स्पीडली करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा, एक्यूरेसी होगा, नए आइडियाज लाएगा, इनोवेशंस करेगा। तो एम्प्लॉय भी चाहता है कि भैया तू पढ़ लिख के और ज्यादा पढ़े, जिससे कि तेरी नॉलेज और तेरा एक्सपीरियंस बढ़े। तो यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय फैसिलिटी, यदि कोई भी एजुकेशन फैसिलिटीज एम्प्लॉय के खुद की एजुकेशन के लिए दी जाती है तो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। और यदि एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है फॉर दी चिल्ड्रन, और पढ़ना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे हमारे दो वाली बात नहीं करेंगे। चाहे आपके 3 बच्चे हो, चाहे आपके 5 बच्चे हो, चाहे आपके 1000 बच्चे हो। हमें पूछना सर किसके 1000 बच्चे होते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पे हमारे दो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। यदि एम्प्लॉयर ने यदि एम्प्लॉय की एजुकेशन नहीं, एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, और वैल्यू ऑफ एजुकेशन यदि कितनी है, 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड पे 12,000 रुपए पूरे साल का, तो पूरे साल का 12,000 रुपए तक का यदि वैल्यू ऑफ एजुकेशन यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड कर रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बच्चों की एजुकेशन के लिए, किसके बच्चों की, एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन के लिए, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 5 बच्चे हो, जितने भी बच्चों की एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, यदि वो वैल्यू एजुकेशन कितना बेटा, 12,000 रुपए साल का या 1,000 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, तो देन पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। और यदि आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, जिस बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने 12,000 रुपए से ज्यादा का यदि वैल्यू एजुकेशन यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और यदि फैमिली मेंबर्स के लिए यदि एजुकेशन फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉय की, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, चाहे वैल्यू एजुकेशन 5,000 हो, चाहे वैल्यू ऑफ एजुकेशन आपका 1 लाख रुपीज हो। इट मीन्स यदि एम्प्लॉय की एजुकेशन है तब भी वैल्यू एजुकेशन मैटर नहीं करता, तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। फैमिली मेंबर्स होता है तब भी वैल्यू एजुकेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन यदि वैल्यू एजुकेशन यदि साल का 12,000 रुपए एक बच्चे के ऊपर, तो देन उस बच्चे के ऊपर जो भी आपका वैल्यू एजुकेशन है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। 12,000 से ऊपर यदि आपने पूरे साल का वैल्यू एजुकेशन पे खर्चा किया है, तो देन क्या होगा, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब सबके दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा, सर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉई को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल और कॉलेज भी हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो निर्जा मोदी स्कूल के अंदर, JEC कॉलेज के अंदर यदि आप जॉब करते हो, तो यदि आपका एम्प्लॉयर ही स्कूल वाला है और कॉलेज वाला है, और वही बोलता है कि हमारे स्कूल के अंदर पढ़ो और हम आपको फीस आधी लेंगे या कम लेंगे, तो क्या होगा, तो दो बातें। स्कूल ऑन बाय द एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, उसके अंदर ही एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और आप किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर काम नहीं करते, लेकिन आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, फर्म के अंदर काम करते हो, और वो भी आपको बोलता है कि आप किसी स्कूल के अंदर यदि पढ़ते हो तो हम फीस रिइंबर्स कर देंगे। तो पहला केस पॉइंट नंबर ए, इफ स्कूल ओन बाय द एम्प्लॉयर, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, वैल्यू चार्ज बाय सेम स्कूल नहीं, सेम स्कूल और कॉलेज नहीं, वैल्यू चार्ज बाय द सिमिलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द एजुकेशन कॉस्ट। और यदि अदर स्कूल है तब तो फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर एजुकेशन कॉस्ट। Now we come to deductions from salary. अभी अपन ने क्या कैलकुलेट किया, आपने सैलरी पूरा देख लिया कि जो भी आपका बेसिक पे है और जो भी आपका बोनस और कमीशन वो तो आएगा ही आएगा। बाकी उसके अलावा जो टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। परक्विजिट जितना टैक्सेबल पार्ट है वो आपका इंक्लूड करना होगा। क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्रॉस सैलरी। लेकिन ये इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आउटर में नहीं जाएगी, अभी जीटीआई के लिए ऐड नहीं होगी ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से आपको 3 डिडक्शंस याद करने पड़ते हैं जो आपको अवेलेबल है। डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी, जो भी आपने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किया है, पहला डिडक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कि आप चाहे नॉर्मल सैलरी आपको मिल रही हो, चाहे आपको पेंशन मिल रही हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यदि आपको सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी और 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स सेक्शन 115 BAC डिफरेंट टैक्स रेट यदि आप पे करते हो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को यदि आप ऑप्ट करते हो, तो देन आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज की जगह 75,000 रुपीज कंसिडर किया जाएगा। इट मीन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मैक्सिमम 50,000 रुपीज का है, मतलब जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी और 50,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। लेकिन यदि 115 BAC यदि आप ऑप्ट करते हो, तो देन जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 की जगह आपको याद रखना पड़ेगा 75,000 रुपए। और ये जो 115 BAC है बाय डिफॉल्ट होता है,
बाय डिफॉल्ट का होता है, इसका मतलब एसएससी ने कुछ भी ऑप्ट नहीं कर रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको हमेशा याद रखना होता है कि क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया जाएगा वो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। और यदि क्वेश्चन 115 बीएससी का है और टैक्स आपको 115 बीएससी के अकॉर्डिंग यदि पे करना है, तो देन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 की जगह 75,000 का मिलेगा मैक्सिमम, मतलब ग्रॉस सैलरी और 75,000 विच एवर इज लोअर। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के यदि आप एम्प्लॉइज हो तो देन आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ जो भी आपके क्लाइंट और जो भी आपके स्टाफ से जो भी आपके क्लाइंट है उनको एंटरटेन करने के लिए आपको क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का जो डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। यदि आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर आपको यदि कोई एंटरटेनमेंट अलाउंसेस यदि देता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का ग्रॉस सैलरी में से आपको तभी डिडक्शन मिलेगा यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपने रिसीव्ड किया है 1/5 ऑफ बेसिक पे और 5,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। यहाँ पे कितने अमाउंट है, 3 अमाउंट है। वापस से जितना अमाउंट आपने रिसीव्ड किया जो भी आपका बेसिक पे है उसका 1/5 मतलब 20% और 5,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपने अपने क्लाइंट पर कितना एक्सपेंसेस आपने इनकर किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि आपको कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला है तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एक बार आपने सैलरी के अंदर ऐड कर दिया होगा पूरा का पूरा, फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी में से। वो भी किसको मिलेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना अमाउंट आपने रिसीव्ड किया 1/5 ऑफ बेसिक पे और 5,000 रुपीज। यहाँ पे इन 3 अमाउंट में से एक भी अमाउंट ऐसा नहीं है कि मैंने खर्चा कितना किया। हो सकता है कि आपको अपने एम्प्लॉयर से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला हो 10,000 का और पूरा का पूरा 10,000 आपने क्लाइंट पे खर्चा कर दिया है इससे ज्यादा, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या 1 रुपए का भी आपने खर्चा नहीं किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन फिक्स्ड है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने खर्चा कितना किया क्लाइंट पे ऊपर, पूरा खर्चा किया या पूरा आपने बचा लिया तब भी आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना अलाउंस आपने रिसीव्ड किया, बेसिक पे का 20% और 5,000 विच एवर इज लोअर। And now we come to the third deduction, employment tax paid by the employee or employer during the previous year. यदि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि पे किया जा रहा है तो एक बार सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा, बाद में डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। और यदि एम्प्लॉय ने कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मीन एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि एम्प्लॉय ने पे किया तो डायरेक्टली डिडक्शन मिल जाएगा फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि एम्प्लॉयर ने पे किया तो जितनी सैलरी आपको मिल रही है उतनी सैलरी तो आपको मिलेगी। जितना एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करता है तो पहले उसको एक बार सैलरी में ऐड करना है और बाद में क्या होगा, ग्रॉस सैलरी में से आपको क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा जितना भी आपने प्रीवियस ईयर के अंदर पे किया। और इसी के साथ आपका ये सैलरी वाला चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ। एक बार आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी तो आप मेरे से बात कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड।